वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कौन से चैप्टर का? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। कहां पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में भी और अब तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो लास्ट क्लास या लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन तक कहानी खत्म कर दी थी। अब खुद सोचो जरा, अगर मैं बात करूं, अगर तुम्हें याद होगा, मतलब कि हमने सोचो एक सेल कितना ज्यादा काम कर रहा है, वो भी एक्यूरेसी के साथ और एकदम फटाफट सारा काम कर रहा है। कभी सोचा है कि मैम अगर इसमें कहीं गड़बड़ हो गई तो? हाँ, गड़बड़ हो गई तो पहली बात तो बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स मतलब जैसे कोई एक प्रोसेस हो रही है, ठीक है, मैं रेप्लिकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ट्रांसक्रिप्शन से कहानी शुरू कर रही हूँ कि जैसे वापस हेयर ग्रोथ हो रही है या प्रोटीन की जरूरत पड़ गई उस सेल को या उस टिश्यू को, तो उसने बोला उस पर्टिकुलर सेल से कि भैया बनाओ प्रोटीन। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक इंसान ने बहुत मीठा खा लिया, ठीक है, या नॉर्मल खाना खा लिया। नॉर्मल खाने में भी है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या हुआ? शुगर। शुगर मतलब हम बोल सकते हैं ग्लूकोज हुआ, देन सारा मोनोमर ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाएगा। अब वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, विलाइव से एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में घूम रहा है यहाँ वहाँ। अब बताओ, ये शुगर को सही जगह पे पहुंचाने के लिए या री एब्जॉर्ब कराने के लिए या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराने के लिए कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। क्या नाम है उसका? इंसुलिन। अच्छा, हार्मोन है। हार्मोन, सारे हार्मोन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ, ये हार्मोन निकलता कहां से, मतलब रिलीज कहां से होता है? पैनक्रिया के बीटा सेल से रिलीज होता है, ठीक है। मतलब तुम सोचो, उस पैनक्रिया के बीटा सेल के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में वो इंसुलिन हमेशा निकलता रहना चाहिए। अगर पुराना हार्मोन खत्म हो गया है तो नया प्रोड्यूस भी करते रहो। अब हार्मोन एट द एंड है क्या है? एक प्रोटीन है, ठीक है। अब प्रोटीन मतलब बताओ जल्दी क्या है? पॉलीपेप्टाइड की चेन है जो बना है उसके मोनोमर से। प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? अमाइनो एसिड। देखो वही कहानी फिर से आ गई। अब प्रोटीन का मोनोमर क्या हुआ? अमाइनो एसिड। मतलब सीधा सा लॉजिक कि ये जो हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन है, इंसुलिन एक हार्मोन है, हार्मोन एक प्रोटीन है, प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, पॉलीपेप्टाइड की चेन बनी है एक मोनोमर के यूनिट से। तो ये सारी कहानी बन रही है। ये पर्टिकुलर हार्मोन कहाँ बन रहा है? इंफॉर्मेशन हर सेल के पास है कि बनाना कैसे है, पर बन कहां पे रहा है? सिर्फ तुम्हारे पैनक्रिया के भी बीटा सेल में बन रहा है। अब उन बीटा सेल को कंटिन्यूसली ये हार्मोन बनाना है। कंटिन्यूसली इन द सेंस कि जब रिक्वायरमेंट हो तब बनाना है, वो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट में, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये प्रोटीन बनाना है तो ये प्रोटीन कहां बनेगा? उस बीटा सेल के साइटोप्लाज्म में। कौन सी प्रोसेस से? ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस से। पर इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी? इंफॉर्मेशन मिलेगी एमआरएनए में। अब ये एमआरएनए की इंफॉर्मेशन कहां से मिली? वहां न्यूक्लियस से मिली। उसी बीटा सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, जो पोर्शन ओपन हुआ, एक्टिवली ट्रांसक्राइब हो रहा है, उससे बना तुम्हारा क्या? एमआरएनए। तब पता चला कि एमआरएनए से क्या बनना है? प्रोटीन। प्रोटीन का नाम है, प्रोटीन बेसिकली एक है हार्मोन, और हार्मोन करेगा हमारे शुगर के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो सोचो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली हो रही है। अब हो भी रही है, एक्यूरेसी के साथ हो रही है और एकदम टाइम टू टाइम हो रही है। पर कभी सोचा है कहीं गड़बड़ हो गई तो? देखो, जब कहीं गड़बड़ हो जाती है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है या तो वो ढंग का बनेगा नहीं, या फिर मतलब नॉन फंक्शनल हो जाएगा, या तो डिफेक्टिव बनेगा। पर सोचो अगर ये बार बार चीज डिफेक्टिव बनने लगी तो ऐसे तो सारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म या जो भी ये ट्रांसलेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हमेशा क्रैश ही होता रहेगा, मतलब खराब ही होता रहेगा। तो ऐसे सेल सर्वाइव कैसे करेगा? तो यही चीज ना हो, इसलिए सेल क्या इंश्योर करता है? अलग अलग चेक पॉइंट्स रखता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेशंस बोलते हैं। तो रेगुलेशन अलग अलग लेवल पे होते हैं, देखते हैं कहां कहां पे। तो considering that gene expression result in the formation of a polypeptide, मतलब प्रोटीन, ठीक है, it can be regulated at several level पे रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है। अगर रेगुलेट नहीं हुआ, गलत फॉर्म हो गया, तो पहली बात टाइम वेस्ट, दूसरी बात एनर्जी वेस्ट, तीसरी बात जो वापस जिस चीज की जरूरत होगी वापस स्क्रैच से वो सेल को बनाना पड़ेगा, मतलब वापस जीन एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। तो सोचो अगर इतना पूरी मेहनत की, ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसलेशन किया, और हमको पता है कि दोनों क्या है, एटीपी एनर्जी, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, इतना मेहनत करके सारी चीजें की और वापस
मेन प्रोडक्ट क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। तो ऐसा ना हो इसलिए जीन एक्सप्रेशन या जीन रेगुलेशन होता है अलग अलग लेवल पे, ठीक है। In eukaryotes, the regulation could be exerted at। अब बोलोगे मैम फिर प्रोकैरियोट्स पे क्यों नहीं? रुक जाओ, आ रही हूँ, प्रोकैरियोट्स पे भी आ रही हूँ। तो पहले यूकैरियोट पे पढ़ लेते हैं कि जो रेगुलेशन चेक्स हो रहे हैं वो कहाँ पे कौन कौन से लेवल पे हो रहे हैं। तो सबसे पहले कहानी कहाँ से शुरू होती है? ट्रांसक्रिप्शन से, मतलब डीएनए को पढ़ो, एमआरएनए बनाओ। तो देखो सबसे पहले कहाँ होता है? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मतलब एमआरएनए, ठीक है, ओके क्योंकि वो हमारा टेम्पलेट बन जाएगा ट्रांसलेशन लेवल के लिए। अच्छा, यहाँ पे तुम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट सिंस यूकैरियोट बोला है तो कुछ याद आ रहा है? जब हमारा यूकैरियोट का एमआरएनए बनता है तो उसको हम रॉ एमआरएनए भी बोल सकते हैं या प्राइमरी एमआरएनए भी बोल सकते हैं या फिर अनमेच्योर्ड एमआरएनए भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट में कैसा एमआरएनए रहता है जिसमें क्या काम की चीजें भी होती है और बकवास चीजें भी होती है। वो बकवास चीजें बार बार बीच बीच में आती है, मतलब इंट्रॉन्स भी बोलते हैं। तो सोचो सबसे पहले जब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ने एमआरएनए बनाया तो एमआरएनए में क्या था तुम्हारा? दो चीजें थी, एक्सॉन्स भी थे मतलब जो काम की चीज, और बकवास चीजें जो क्या है इंट्रॉन्स भी थे कि नहीं? ओके तो प्राइमरी लेवल पे मतलब जब सिर्फ रॉ एमआरएनए बन के आया या फिर अनमेच्योर्ड या अनप्रोसेस्ड या अनस्प्लाइस्ड तुम्हारा जब एमआरएनए बन के आया तो वहां भी एक चेक होता है कि जो भी डीएनए में लिखा था वो सही तरीके से कोड हुआ है कि नहीं। ये हुआ पहले लेवल पे। दूसरा बताओ कहां लेवल आएगा? बट ऑब्वियस जब क्या एक्सॉन्स को रखा जाएगा, इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोसेसिंग लेवल। मतलब कौन से लेवल पे? स्प्लाइसिंग वाले लेवल पे। तो स्प्लाइसिंग उसी को तो बोलते हैं कि इंट्रॉन्स को हटा दिया, एक्सॉन्स को जोड़ दिया। तो वापस मतलब फाइनल मेच्योर्ड आरएनए बनने के बाद, मेच्योर्ड एमआरएनए बनने के बाद या प्रोसेस्ड एमआरएनए बनने के बाद या स्प्लाइस्ड एमआरएनए बनने के बाद फिर से चेक करते हैं कि जो वापस क्या हुआ था, जो ट्रांसक्राइब हुआ है उसमें कहीं डिफेक्ट तो नहीं है। उसके बाद देखो अब ये एमआरएनए कहां बना था, जल्दी बताओ। यूकैरियोट में है तो न्यूक्लियस के अंदर, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में बन गया। अब वो एमआरएनए कहां जाएगा? न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर पोर है वहां से निकल के साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो जब वो जा रहा है मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म जा रहा है, वहां पे फिर से उसको रेगुलेट किया जाएगा कि सब चीजें ढंग से तो हैं, सारी चीजें ढंग से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। देखो तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, फिर से रेगुलेशन हुआ कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर गड़बड़ हो गया तो बट ऑब्वियस कोई मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, क्रैश डाउन हो जाएगा, ठीक है। और सबसे आखिरी में कहां पे? जहां पे वो वापस एमआरएनए को कौन रीड करना स्टार्ट करेगा? अच्छा स्पेसिफिकली पूछ रही हूं, तो एमआरए को टेम्पलेट कौन ट्रीट करेगा? तुम्हारा टीआरएनए हुआ, याद आया? एंटीकोडॉन पड़ता है, वैसे ही अमीनो एसिड रहेंगे। और फिर उसके बाद कौन जुड़ता है? स्मॉलर सब यूनिट जुड़ती है राइबोसोम की, लार्जर सब यूनिट जुड़ती है राइबोसोम की। और मतलब उस लेवल पे फिर से रेगुलेशन किया जाता है कि सारी प्रोसेस, सारा मेटाबॉलिज्म, जो जीन एक्सप्रेशन है वो ढंग से हो रहा है कि नहीं। तो ये हमको याद रखना है कि यूकैरियोट में कितने लेवल पे होता है? 4 लेवल पे। पहला कौन सा? जहां पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जहां पे रॉ तुम्हारा या अनप्रोसेस एमआरएनए बना है। दूसरा जब प्रोसेस एमआरएनए बन गया मतलब स्प्लाइसिंग के बाद या स्प्लाइसिंग के दौरान। तीसरा जब ये एमआरएनए जब पूरा बन गया है, रेडी एमआरएनए कहां जा रहा है? न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जा रहा है, तब वहां तीसरी बार रेगुलेट होगा। और चौथी बार कहां होगा? ट्रांसलेशन लेवल पे, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो कैसी है? एक तो टीडीएस प्रोसेस है ना, उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला कि ये चीज हो जाती है। देखो प्रोकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है ना, वो कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट के बीच में ही खत्म हो जाता है। पर यूकैरियोट्स में ये शुरू होता है कुछ मिनट से और चलता है कुछ घंटों तक, ठीक है। पर हम हर स्टेप में इसलिए धीरे धीरे होता है कि हर चीज प्रॉपरली हो रही है कि नहीं, क्योंकि सीधा सा लॉजिक है, बड़ा ऑर्गेनिज्म तो बड़ा प्रोटीन की डिमांड, बड़ी प्रोटीन की डिमांड मतलब ज्यादा जीन रेगुलेशन की जरूरत है, तो ज्यादा जीन एक्सप्रेशन होंगे क्योंकि, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन अलग अलग लेवल पे बार बार देखे जाते हैं। हुआ इतना क्लियर? अब देखते हैं आगे।
अब तुम पूछोगे फिर मैम प्रोकैरियोट की क्या कहानी, तो देखो जरा, इन प्रोकैरियोट कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज प्रीडोमिनेंट साइट फॉर द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मतलब जब वो कंट्रोल ही हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही जो कंट्रोल हो रहा है, वहीं पे सबसे ज्यादा चेक पॉइंट्स बोल सकते हो, चेक पॉइंट से करेक्ट वर्ड है बोलना कि रेगुलेट कर लिया जाता है, एज कंपेयर टू यूकैरियोट में 4 जगह से करे, यहां नहीं तो यहां नहीं, यहां भी रेगुलेट करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी करेंगे, जब रॉ तुम्हारा एमआरएनए बन के आएगा, फिर उसके बाद स्प्लाइस्ड एमआरएनए बनेगा, उस टाइम भी रेगुलेट करेंगे, फिर जब वो एमआरएनए अंदर से बाहर मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म जा रहा है वहां भी रेगुलेट करेंगे, और आखिरी में ट्रांसलेशन लेवल पे तो करेंगे ही। पर प्रोकैरियोट में अगर तुमको याद होगा, सिंस प्रोकैरियोट में जो जीन रहता है उसमें कोई ऐसे बकवास चीजें अंदर नहीं होती, मतलब इंट्रॉन्स होते ही नहीं है, पूरी की पूरी क्या चीज रहती, काम की ही रहती, तो वहां पे ऑटोमेटिकली स्प्लाइसिंग वो प्रोसेस ही नहीं है। सिंस वो प्रोसेस नहीं है तो वहां का रेगुलेशन की जरूरत नहीं। और तुमने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन में कि बहुत बार प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सिंस कंपार्टमेंट एक है तो एमआरएनए ट्रैवल करेगा न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म, ऐसी भी कोई बकवास नहीं है प्रोकैरियोट में, मतलब 2 स्टेप तो वैसे ही कट गई है ना रेगुलेशन के लिए, और मतलब सीधे ट्रांसक्राइब हुआ, मेन कंटेंट आया, वहीं से वो ट्रांसलेट होने लगा। तो उसमें से भी मेजॉरिटी कहां पे रेगुलेट किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही रेगुलेट कर लेते हैं, क्योंकि तुमने पढ़ा है प्रोकैरियोट में क्या होता है, यहां पे पूरा मैच्योर एमआरएनए बना भी नहीं है, और वहां से एक कोना अमाइनो एसिड का क्या होने लगा, ट्रांसलेट भी होने लगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हुआ ही नहीं और ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जब ट्रांसलेशन हो रहा था तभी वो क्या हो रहा था, रेगुलेशन हो रहा था। ठीक है, इसलिए क्या लिखा है, प्रीडोमिनेंट होता है। ठीक है, इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, अब बताओ ये कौन सा आरएनए पॉलीमरेज है, पूरा नाम बताओ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, एट अ गिवन प्रमोटर इज इन टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरैक्शन विद एक्सेसरी प्रोटीन। अब तुमने प्रमोटर पढ़ा है, वापस थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन का लेके आ रही हूं। अगर याद होगा तो हम जब ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो क्या दोनों स्ट्रैंड होती है ट्रांसक्राइब, नहीं, सिर्फ एक स्ट्रैंड होती है ट्रांसक्राइब, नाम क्या रहता है उसका, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्यों होती है एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब, सबसे पहले कि भले दोनों स्ट्रैंड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पर सेम नहीं है, दूसरा हमें कंटेंट ज्यादा डबल नहीं चाहिए, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, और तीसरा अगर दोनों स्ट्रैंड क्या हो गई, दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो गई तो बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो वो क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो एक साथ बाइंड हो जाएगा, फिर ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगा। ये पॉइंट अपन को याद रखना है, क्योंकि जब मैं तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ाऊंगी तो ये पॉइंट बहुत काम का है वहां पे। ठीक है, तो देखते हैं वापस, तो टेम्पलेट कौन करेगा, ये वापस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसने किया, किसको रीड किया, टेम्पलेट को, एक ही स्ट्रैंड को किया। अच्छा, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वो कौन सी डायरेक्शन में बनाता है, 5' to 3' में बनाता है, तो बट ऑब्वियस वो टेम्पलेट किसको कंसिडर करेगा, 3' to 5' वाले को कंसिडर करेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये भी पढ़ चुके हैं कि इसमें एक जो अपस्ट्रीम रहता है, किसके अपस्ट्रीम रहता है, कोडिंग स्ट्रैंड के, याद रखना नाम जरूर कोडिंग है, लगेगा कुछ कोड कर रहा है पर ये कुछ नहीं कर रहा है, वो चिल कर रहा है, C फॉर चिल, C फॉर कोडिंग, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो कोडिंग स्ट्रैंड के अपस्ट्रीम मतलब 5' एंड की तरफ क्या रहता है, प्रमोटर, जहां की कौन जुड़ता है, सिग्मा फैक्टर, जहां से इनिशिएशन स्टार्ट होता है। सिमिलरली एंड में कौन रहता है, टर्मिनेटर, 3' एंड पे या डाउनस्ट्रीम में, जो ये ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस को रोकता है। तो सोचो, मैं ये बोल रही हूं कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही सबसे ज्यादा जीन रेगुलेशन होता है, और वो भी कहां पे, जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है प्रमोटर। प्रमोटर को भी प्रमोट करने के लिए, मतलब सोचो कितना अजीब साउंड कर रहा है, प्रमोटर को भी स्टार्ट करवाने के लिए बहुत सारे क्या रहते हैं, एसेसरी प्रोटीन्स रहते हैं, जो उस प्रमोटर की एक्शन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक, देखो जरा आगे, विच अफेक्ट्स हिज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट, मतलब प्रमोटर तो है पर एक्चुअल में यहीं पे आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ना है और फिर रीड करना शुरू करना है। ये भी कंट्रोल कौन कर रहा है, बहुत सारे अलग अलग एक्सेसरी प्रोटीन्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स बोलते हैं। तो देखो, these regulatory protein can act both positively activator and negatively as repressor, इन्हीं को कॉमन में हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। ऑपरेटर मतलब जनरली अगर मैंने बोला कि कंप्यूटर ऑपरेटर या ये मशीन ऑपरेटर है, मतलब उसके हाथ में है कि या तो उसको उस मशीन को शुरू करना है या तो बंद करना, तो सेम ऐसा ही कुछ
हमारे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क्या रहते हैं, ऑपरेटर्स रहते हैं। ऑपरेटर्स बोलो या ज्यादा बेटर है बोलना रेगुलेटरी प्रोटीन्स रहते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो या तो वो प्रोसेस को स्टार्ट करवाएंगे या तो प्रोसेस को बंद करवाएंगे। अगर वो स्टार्ट करवा रहे मतलब इनिशिएशन करा रहे, मतलब प्रमोटर से पॉलीमरेज को जुड़ने दे रहे और बोल रहे कि चलो अब ट्रांसक्राइब करो, तो ये कैसा हुआ, पॉजिटिव तरीका हुआ। तो पॉजिटिव जो करवाएगा, जो प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा, उस रेगुलेटरी प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटर, क्योंकि वो कहानी शुरू कर रहे हैं। वही मैंने बोला कि नहीं नहीं भैया अब इस प्रोसेस की जरूरत नहीं है, या फिर इस सेल में अभी ये मैकेनिज्म नहीं चाहिए, या इस सेल में ये प्रोटीन नहीं चाहिए, तो सीधा सा लॉजिक है, अगर मैं बोल रही हूं इस सेल में ये प्रोटीन नहीं बनाना है, और तो प्रोटीन नहीं बनाना है मतलब ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए। ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए मतलब एमआरएनए नहीं बनना चाहिए। एमआरएनए नहीं बनना चाहिए मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कौन करता है, इनिशिएशन वाली साइड पे शुरू होता है, मतलब प्रमोटर से शुरू होता है। वहां पे कौन जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज। तो मैं ऐसा कुछ कर लेती हूं कि यहां पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़े ही ना, तो ना आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा प्रमोटर साइड पे, तो ना होगा इलॉन्गेशन, मतलब ना होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो ना, जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए जब नहीं बनेगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन जब नहीं होगा तो प्रोटीन भी नहीं होगा। सीधा सा लॉजिक है। तो देखो यही जब मतलब ये सेल को बहुत यही जो जीन एक्सप्रेशन है ये रेगुलेट होता है। जैसे ही सेल को पता चला अच्छा भैया ये प्रोसेस नहीं करनी है, तो सीधे सीधे क्या करो, जहां से प्रोसेस स्क्रैच से शुरू हो रही है, मतलब प्रोसेस को करवाने के लिए भी जो प्रोटीन इन्वॉल्व है उन्हीं को मत बनने दो। तो मतलब ट्रांसलेशन तो बनना ही मत दो, पर ट्रांसक्रिप्शन भी मत होने दो। तो सीधा सीधा क्या ब्लॉक कर डालो, प्रमोटर्स को ब्लॉक कर डालो। प्रमोटर्स को कौन ब्लॉक कर रहा है या ओपन कर रहा है, स्विच ऑन या स्विच ऑफ कौन कर रहा है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन। अगर स्विच ऑन कर रहा है मतलब ठीक है प्रोसेस होने दो, तो उसको बोलेंगे हम एक्टिवेटर। अगर बोल रहे नहीं ये प्रोसेस नहीं होगी, तो उसको हम बोलेंगे, नेगेटिव कर रहा है ना, तो उसको बोलेंगे रिप्रेसर। इतना हुआ क्लियर। तो ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, इसी रेगुलेशन में, जहां पे तुम पढ़ोगे एक टॉपिक जिसका नाम है लैक ओपेरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। क्वेश्चन 110% क्वेश्चन है, पूरा बाउंस हो जाता है क्वेश्चन, घबराना नहीं है, एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन कैसे होता है। यूकैरियोट्स का भी होता है, हमने यूकैरियोट्स के 4 लेवल पढ़े कि किस किस स्टेजेस पे होते हैं, पर यूकैरियोट्स का इन डिटेल पहली बात तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है, नीट के भी कोर्स के लिए नहीं है, इतना नहीं, क्योंकि वो बहुत और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। वो तुम जब ग्रेजुएशन करोगे ना तभी पढ़ोगे डायरेक्ट। हाँ, नीट के लिए सिर्फ जरा से इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा, वो भी अगर दिया तो, पर ज्यादा फोकस प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन पे होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। द एसेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन, वो देखो मतलब कितना प्रीसाइज है ये जीन रेगुलेशन, कि वो ये भी नहीं वेट करे कि चलो अगर प्रोटीन बन गया तो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना, इतना कौन करे। प्रोटीन बनने में टाइम लगा, एनर्जी लगी, तो प्रोटीन ही बनने दो, मतलब ट्रांसलेशन मत होने दो। पर ट्रांसलेशन तब नहीं होगा जब एमआरएनए नहीं आएगा, क्योंकि एमआरएनए बनने में भी एनर्जी लगा, टाइम लगा, एक्यूरेसी लगा, पॉलीमरेज की इतनी मेहनत हो गई, तो ट्रांसलेशन भी मत होने दो। ट्रांसलेशन को रोकने के लिए उसका जो स्ट्रक्चरल जीन है, वहां पे जो प्रमोटर वाली साइट है, मतलब हमारे डीएनए में, क्योंकि ये सब हुआ कहां से, कहानी कहां से शुरू हुई, डीएनए से। तो डीएनए में अगर वो जो पोर्शन है जहां पे आके पॉलीमरेज जुड़ सकता है, जिसका नाम प्रमोटर है, उसी को ब्लॉक कर दो। अगर वो ब्लॉक हो गया तो कुछ होगा ही नहीं, आगे की सारी प्रोसेस ही रुक जाएगी। तो वही लिखा हुआ है, द एसेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर, मतलब सारी कहानी कहां पे घूम रही है, सिर्फ वो प्रमोटर रीजन पे। जल्दी बताओ वो प्रमोटर रीजन कहां होता है, अपस्ट्रीम। किसके अपस्ट्रीम, कोडिंग स्ट्रैंड के अपस्ट्रीम, मतलब 5' एंड की तरफ होता है, जहां पे तुम पढ़ चुके हो कि प्रमोटर वाली रीजन पे क्या होता है, इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, जहां पे सिग्मा फैक्टर आके अटैच होता है। ठीक है, जैसे ही सिग्मा फैक्टर आता है तो वो क्या बोलता है प्रमोटर, अरे ओ पॉलीमरेज भैया यहाँ के अटैच हो जाओ। ठीक है, चलो कौन सा पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि डीएनए में है, पर बना क्या रहा है, आरएनए, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो एसेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज इन मेनी केसेस रेगुलेटेड बाय इंटरैक्शन ऑफ प्रोटीन विद सीक्वेंस टर्म्स एज ऑपरेटर। अभी पढ़ा हमने, रेगुलेटरी प्रोटीन है जो पॉजिटिवली भी कंट्रोल कर रहे हैं, नेगेटिवली भी कंट्रोल कर रहे हैं। पॉजिटिवली कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, देखो जरा अब भी पढ़ा था हमने, क्या बोल रहे हैं उसको, एक्टिवेटर। अगर नेगेटिवली कंट्रोल कर रहे हैं मतलब रोक रहे हैं किसी चीज को, तो उसको क्या बोलेंगे, रिप्रेसर। ठीक है, इन्हीं को मिला के दोनों को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक, तो ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर। अब ये अपन को याद रखना है कि जो प्रमोटर वाली जगह है मेरी, उसी के आसपास कौन रहता है मेरा, ओ नहीं मतलब ऑपरेटर रहता है, जो बेसिकली तय करेगा
कि इसके आगे की प्रोसेस मतलब ट्रांसक्रिप्शन होना है कि नहीं होना है। अगर हो रहा है तो उसको हम वो प्रमोटर किसकी तरह बिहेव करने लगा, एक्टिवेटर की तरह बिहेव करने लगा। या हो सकता है वही ऑपरेटर अगर इस प्रोसेस को रोक रहा है तो उसको हम क्या बोलने लगेंगे, रिप्रेसर। देखो जरा, ठीक है। सो द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू प्रमोटर, मतलब पास में ही होता है। एलिमेंट्स इन मोस्ट ओपेरॉन्स। अच्छा, वर्ड आया ओपेरॉन्स। तो ओपेरॉन्स का क्या मतलब हुआ, 2 मिनट रुक जा, पहले मैं ओपेरॉन समझा देती हूँ। ओपेरॉन्स मतलब एक ही प्रोसेस में इन्वॉल्व जो चीजें चाहिए, तो वो जो सारे जीन से एक ही जगह प्रेजेंट हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओपेरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ जीन प्रेजेंट एट वन लोकेशन फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज ओपेरॉन। देखो जरा, ठीक है। तो एलिमेंट इन मोस्ट ओपेरॉन्स एंड इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंस ऑफ द प्रमोटर बाइंड टू द रिसेप्टर ऑफ प्रोटीन। मतलब ओपेरॉन्स को कंट्रोल करने के लिए जो ऑपरेटर्स है वो क्या करते हैं, बाइंड करते हैं रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। अब बोलोगे मैम ये लाइन तो बहुत अजीब लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही। रुक जाओ, जब लैक ओपेरॉन स्टार्ट करूंगे ना, धीरे धीरे एक एक करके समझ में आने लगेगा। वापस पढ़ लेते हैं कि एलिमेंट्स द प्रमोटर, अच्छा, द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू प्रमोटर एलिमेंट इन मोस्ट ओपेरॉन। कोई ओपेरॉन है, सेट है, उसके जो प्रमोटर रीजन के पास ही कौन रहता है, ऑपरेटर रहता है। एंड इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर, मतलब बहुत सारे केसेस में जो सीक्वेंस रहता है ऑपरेटर का, वो किसके साथ बाइंड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। अब जरा खुद बताओ, मतलब ये बोल रहे हैं कि ऑपरेटर रीजन पे कौन बाइंड होता है, रिप्रेसर बाइंड होता है। ठीक है, जरा तुम मुझे दिमाग लगा के बता सकते हो कि ऑपरेटर रीजन जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है प्रमोटर को काम करवाने के लिए, अगर उस ऑपरेटर रीजन पे रिप्रेसर बाइंड हो गया तो ये रिप्रेसर बाइंड होने का रीजन क्या हो सकता है। सीधा सा लॉजिक है, ऑपरेटर मतलब जो प्रमोटर को काम करवाएगा, प्रमोटर का काम है इनिशिएशन कराना, ट्रांसक्रिप्शन कराना। प्रमोटर वही जगह है जहां पे कौन आके अटैच होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, पर उसको वहां पे स्पेस चाहिए अटैच होने के लिए, वो ऑपरेटर रीजन से एडजेसेंट है। तो जब ये जगह खाली रहेगी तब जाके हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा। पर मैंने ऑपरेटर रीजन पे किसको जोड़ के रखा है, मतलब अभी जोड़ा है, पर इसी रीजन पे कौन अटैच होता है, रिप्रेसर अटैच होता है। तो रिप्रेसर थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कैसा है मैकेनिज्म, मतलब क्या करता है, नेगेटिव इंपैक्ट। तो खुद सोचो, जहां से प्रोसेस शुरू होनी है वहीं पे मैंने आके एक ऐसा मॉलिक्यूल जोड़ दिया जिसका नाम है रिप्रेसर। सिर्फ नाम है उसका रिप्रेसर, तो काम भी करेगा रिप्रेसर की तरह। तो उसने बोला मैं ये ऑपरेटर और प्रमोटर को क्या कर दूंगा, रिप्रेस कर दूंगा। रिप्रेस मतलब तुम अपना काम नहीं करोगे। तो देखो, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को होने से रोकना है। कैसे रुकेगा, प्रमोटर के पास जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर पे आके कौन अटैच होता है, रिप्रेसर प्रोटीन अटैच होता है, तो ये प्रोसेस नहीं होगी। अब बोलोगे मैम ये तो समझ में आ गया, पर कैच ये है कि इस ओपेरॉन को, मतलब ये जो ग्रुप ऑफ जीन्स है जो किसी के लिए कोड कर रहे हैं, एक ही प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो इसको ऑन करने का और ऑफ करने का तरीका भी उसी जीन में दिया हुआ है। मतलब मैं ये बोल रही हूं, रिप्रेसर क्या बोल रही हूं मैं, प्रोटीन। प्रोटीन मतलब पक्का उसका भी इंफॉर्मेशन कहां होगा, डीएनए के अंदर ही होगा। तो रिप्रेसर कैसे बनेगा और बन के वापस यहीं अटैच होगा, इसकी इंफॉर्मेशन भी इसी ओपेरॉन में दी हुई होती है। सोचो कितना ज्यादा मतलब प्रीसाइज टेक्निक है, हमारे डीएनए में ही दिया हुआ है कि भैया अगर ये प्रोसेस करवानी है तो इस रिप्रेसर नहीं लगना चाहिए, और प्रोसेस बंद करवानी है तो बंद कराने के लिए यहां पे ऑपरेटर पे एक प्रोटीन जुड़ना चाहिए जिसका नाम रिप्रेसर प्रोटीन है। वो प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन भी मैं अपने पास ही लिख के रखता हूं, मतलब ऑन ऑफ की इंफॉर्मेशन एक ही जगह दी हुई है। ठीक है, देखो जरा, Each operon has its specific operator and specific repressor। मतलब हर operon का एक specific क्या रहता है, ऑपरेटर रहता है जो शुरू करेगा कहानी, और repressor जो रोकेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आ गया तुम्हारा लैक ओपेरॉन। लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन लैक ओपेरॉन एंड इट्स इंटरैक्ट स्पेसिफिकली विथ लैक रिप्रेसर ओनली। मतलब सीधा सा लॉजिक है, मतलब ये बोलना चाह रहे कि सपोज करो डीएनए है, ठीक है, यहां पे सपोज करो जीन दिए हुए हैं इंसुलिन बनने के, ठीक है, यहां पे जीन दिए हुए हैं तुम्हारे ट्रिप्सिन बनने के। एंजाइम है, एंजाइम प्रोटीन है, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन मतलब ट्रांसलेशन एमआरएनए इंफॉर्मेशन कहां लिखी रहेगी, डीएनए में, जीन के फॉर्म में। सपोज करो यहां पे जीन दिए हुए हैं पेप्सिन के, ठीक। अब ये बोल रहे हैं कि अगर हार्मोन ये वाला जो इंसुलिन है उसके बनना है, बनने का तरीका यहां दिया हुआ है, पर कब बनना है और कब बनना रोकना है ये भी कहां दिया हुआ है, इसी जगह दिया हुआ है।
रोकने का तरीका क्या है, इंसुलिन के ही रिप्रेसर रहेंगे, ठीक है, और वो स्पेसिफिक रहेंगे, मतलब भले यहां घूमते हुए रहे पर वो अटैच कहां होंगे, सिर्फ इंसुलिन के ऑपरेटर रीजन के साथ ही अटैच होंगे। मतलब इंसुलिन के ऑपरेटर्स एंड रिप्रेसर क्या है, बिल्कुल उसी जगह अटैच होंगे। ऐसा नहीं कि यहां के रिप्रेसर उठ के ट्रिप्सिन को रोक देंगे या उठ के पेप्सिन के जीन में जाके रोक देंगे, नहीं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं। सोचो जरा, इतना छोटा सा डीएनए है, तो छोटा सा ही डीएनए पर हर चीज हमारी बॉडी की कंट्रोल कराए, हमारी क्या, कोई भी ऑर्गेनिज्म की कंट्रोल कराए, पर कितने स्पेसिफिक तरीके से कराए, कितने एक्यूरेसी के साथ कराए। अगर ये एक्यूरेसी नहीं होती तो आज जितना भी हम इवॉल्व हुए वो पॉसिबल नहीं होता, हम वही प्रिमिटिव स्टेज में ही पड़े रहते हैं। पर सोचो ये खुद कुछ ना कुछ सीखते चल रहा है, मॉडिफिकेशन लाते चल रहा है और हर चीज फास्ट और एक्यूरेसी के साथ कर रहा है। ये अलग बात है कि ये सारी चीजें इवोल्यूशन के साथ धीरे धीरे इवॉल्व हुई हैं, ठीक है। चलो अब इतना आ गया समझ में कि प्रोकैरियोट्स में क्या रहता है, ऑपरेटर्स रहते हैं जो जीन बेसिकली स्विच ऑन स्विच ऑफ करेंगे रिप्रेसर्स और एक्टिवेटर्स के फॉर्म में। जिस जीन का जो एक्टिवेटर रहता है वो वहीं जाके जुड़ेगा, जिस जीन का जो रिप्रेसर है वो वहीं जाके जुड़ेगा। सीधा सा लॉजिक है। इतना बड़ा डीएनए, बॉडी में जो जो बनना है, जो जो दिख रहा है, वो हर चीज की इंफॉर्मेशन उस डीएनए में लिखी हुई है। पर अगर यहाँ इंसुलिन का जीन है, यहाँ ट्रिप्सिन का जीन है, यहाँ पेप्सिन का जीन है, यहाँ केराटिन का जीन है, तो ऐसा नहीं होगा कि केराटिन का ऑपरेटर, भले वो एक्टिवेटर हो या रिप्रेसर हो, उठ के कहाँ आ जाएगा काम करने, ट्रिप्सिन पेप्सिन या फिर तुम्हारे इंसुलिन के पास। वहां का ऑपरेटर और वहां का जो रिप्रेसर हुआ वो वही काम करेगा, स्पेसिफिक रहेगा। हुआ क्लियर इतना? चलो आगे मूव करते हैं। अब आते हैं लैक ओपेरॉन पे। तो जरा अपनी बुक खोल लो, कॉपियां खोल लो, अब ध्यान से कहानी सुनना शुरू करो। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये लैक ओपेरॉन की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां से कहानी शुरू हुई। तो लैक ओपेरॉन किस में पढ़ना है तुम्हें? प्रोकैरियोटिक में। सीधा सा लॉजिक, मतलब ये कहानी किसकी है? एक बैक्टीरिया की कहानी है, ठीक है। कहानी बताई किसने? चलो देख लेते हैं। द एलुडिकेशन ऑफ लैक ओपेरॉन वाज also a result of close association between a genetist Francisco Jacob and biochemist Jacob Monod. इनके लिए इनको वापस नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। लो अभी तक साइंटिस्ट इतने पढ़ लिए, वापस एक और सेट ऑफ साइंटिस्ट आ गए। मैंने कहा था इस चैप्टर में इतने साइंटिस्ट हैं, भर भर के साइंटिस्ट हैं, तो एक नया कौन से सेट ऑफ साइंटिस्ट है। देखो हर चीज पेयर में चल रही है, तो ये याद रखना इजी है कि हर पेयर ने कुछ ना कुछ किया है। तो ये जो जैकब एंड मोनोड, बहुत बार इसी को डायरेक्ट सरनेम से रेफर कर दिया जाता है। जैकब एंड मोनोड ने क्या बताया था? लैक ओपेरॉन काम कैसे करता है, उसका हर चीज के बारे में, स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन, उसका मैकेनिज्म, हर चीजें बताई थी, ठीक है। इसका एलुडिकेशन किया था, मतलब पूरा प्रोसेस बताया था। इसके लिए उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। दे वर द फर्स्ट टू एलुडिकेट अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। ये वो साइंटिस्ट ने पहली बार बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन तो होता है, पर किस तरीके से रेगुलेट होता है, किस तरीके से जीन रेगुलेट किए जाते हैं। इन लैक ओपेरॉन, हियर लैक रेफर टू लैक्टोज, ठीक है। तो लैक क्या है? लैक नहीं मतलब लाख वाला लाख नहीं है, लैक मतलब लैक्टोज। तुम्हें पता है लैक्टोज क्या है? एक शुगर है। कहाँ रहती है जल्दी बताओ? मिल्क शुगर है। तुम दूध पीते हो ना, तो क्या रहता है उसमें? कौन सी शुगर रहती है? लैक्टोज शुगर रहती है, जिसके कारण वो दूध मीठा मीठा लगता है। कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज शुगर होती है। मिल्क शुगर भी बोलते हैं उसको। बहुत सारे लोगों का सुना होगा तुमने, हम लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो वो वही लैक्टोज है और ये वही लैक्टोज है, ठीक है। मतलब वो क्या है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते लैक्टोज को, है ना, इसलिए वो फिर बाय प्रोडक्ट्स खाते हैं और कंप्लीटली हुआ तो कुछ भी नहीं खाते, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा पाते, ठीक। अच्छा, तुमने लैक्टोज और भी कहीं सुना होगा। जो तुमने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, LAB, लैब, तो वो क्या करता है? इसी शुगर को किस में कन्वर्ट करता है? लैक्टिक एसिड में। मतलब दूध का, दही का फॉर्मेशन भी कौन करता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सुना है तुमने, ठीक है। तो अभी मैं उसी लैक के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक। चलो आगे। A polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory gene. उन्होंने बताया कि एक पूरा सिस्टम बताया, मैकेनिज्म बताया कि जो लैक ओपेरॉन है एक बैक्टीरिया में काम कैसे करता है। काम तो करता ही है, साथ में एक ही कॉमन क्या है, उसको ऑन करने का और ऑफ करने का तरीका है। रेगुलेटरी जीन कॉमन है, प्रमोट करने के लिए मतलब शुरू करवाने के लिए और रेगुलेट करवाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड देख रहे होगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन।
अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स है उसमें जीन्स कैसे रहते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और यूकैरियोट्स में कैसे रहते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक। मतलब अगर यूकैरियोट में सपोज करो कोई एक हम बोल सकते हैं मैकेनिज्म हो रही है, ठीक है, मैकेनिज्म में अलग अलग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, हार्मोन के एट द एंड सारे के सारे प्रोटीन है, तो हर प्रोटीन अलग अलग जगह अलग अलग जीन कोड करेगा उसको, ठीक है, तो ये अलग अलग जगह प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसिस्ट्रॉनिक, सिंगल जीन प्रेजेंट है एक एक को, फिर वो रिलीज होंगे और फिर वो एक मैकेनिज्म में इन्वॉल्व रहेंगे। पर यहां वर्ड है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मतलब एक ही मैकेनिज्म में रिस्पॉन्सिबल जितने भी प्रोटीन्स रहेंगे, प्रोटीन्स एट द एंड क्या है, जीन के फॉर्म में कोड रहेंगे, वो एक ही जगह मिलेंगे, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम, पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन। हुआ इतना क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं मेन लैक ओपेरॉन। तो इतना क्लियर हो गया कि लैक ओपेरॉन फर्स्ट टाइम किसने बताया था, उसकी पूरी मशीनरी रेगुलेटरी मैकेनिज्म जैकब एंड मोनोड ने। क्या मिला उनके, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। लैक ओपेरॉन में लैक क्या स्टैंड करता है, लैक्टोज स्टैंड करता है। ओपेरॉन मतलब सेट्स ऑफ जीन्स टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वन पर्टिकुलर मैकेनिज्म। ठीक, चलो स्टार्ट कर। तो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इज रेफर्ड टू एज ओपेरॉन। अभी डिस्कस किया। टू नेम सच फ्यू एग्जांपल्स, लैक ओपेरॉन, देखो अब अलग अलग चीजों के मतलब अलग अलग अगर कोई मैकेनिज्म है या अलग अलग कोई प्रोटीन बनाना है या अलग अलग किसी मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म करवाना है, तो एट द एंड कोई ना कोई मशीनरी चाहिए होती है, कोई ना कोई मैकेनिज्म चाहिए होता है। मैकेनिज्म के लिए एंजाइम्स चाहिए हो सकते हैं, हार्मोन्स चाहिए हो सकते हैं, प्रोटीन चाहिए हो सकते हैं। एट द एंड सारी कहानी कहाँ पे आती है कि हर चीज क्या है, एक प्रोटीन की ही बनी हुई है, करेक्ट। और प्रोटीन अगर बनाना है तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, उसी डीएनए के अंदर, जो कोड होगी किस फॉर्म में, एक एमआरएनए के फॉर्म में, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो अलग अलग ओपेरॉन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे लैक ओपेरॉन, जो बेसिकली लैक क्या स्टैंड करता है, लैक्टोज। तो लैक्टोज से रिलेटेड जितना भी मेटाबॉलिज्म है, मतलब अगर एक बैक्टीरिया ने लैक्टोज लिया और सिंस लैक्टोज तुम्हें पता है क्या है, एक डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब डाई मतलब क्या, दो, सैकेराइड मतलब शुगर, दो शुगर से मिलके बना है। तो अगर अब ये तुमको पता है कि जब भी एनर्जी चाहिए होती है तो मोनोसैकेराइड से मिलती। तीन टाइप के मोनोसैकेराइड तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर याद होगा 11th ग्रेड में हमने मोनोसैकेराइड में पढ़ा था ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, मतलब ये सिंपलेस्ट यूनिट है। अब बाकी जितनी भी चीजें हैं शुगर की बनी हुई, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, मतलब तुम बोलोगे, तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा क्वेश्चन, मतलब सीधा सा लॉजिक है, अगर ये डाइसैकेराइड है तो उसका ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो जो लिखा है ना लैक ओपेरॉन, तो लैक ओपेरॉन मतलब लैक्टोज, लैक्टोज मतलब मिल्क शुगर, उससे चाहिए तो एनर्जी, पर एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हमें उस लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्लूकोज में। मतलब सबसे पहली स्टेप तो इस लैक्टोज का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो ब्रेक डाउन करने के लिए वापस क्या चाहिए, डाइजेशन चाहिए। डाइजेशन के लिए क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। देखो सारी कहानी गोल घूम के उसी जगह आ रही कि हर चीज किससे बनी है, प्रोटीन से बनी है, ठीक है। तो लैक्टोज के ऑपरेशन में, मेटाबॉलिज्म में, मोर स्पेसिफिकली कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन हो रहा है ना, फिर उसके बाद अब उसको कैसे एक सेल से बाहर है वो अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसका ब्रेक डाउन किया जा रहा है, फिर जो उसके सब यूनिट्स ऑब्टेन हुए या जो उसके आइसोमर्स ऑब्टेन हुए उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। ये सारी प्रोसेस जहां पे होनी है, अब देखो इसी एक ही प्रोसेस है, पर एक प्रोसेस में मैंने 2-3 स्टेप्स बोल दी, तो सारी स्टेप्स के लिए अलग अलग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। वो कहाँ मिल रहा है, एक ही जगह मिल रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ओपेरॉन बोल रहे हैं, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, एआरए ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, वैल ओपेरॉन, बहुत सारे ओपेरॉन है, ठीक। चलो उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर। द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। अब देखो यहाँ पे कुछ अपन को इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। एनसीईआरटी का डायग्राम ओपन कर लो। लैक ओपेरॉन पे क्वेश्चन 110% आते हैं अगर इन केस कि 12th वाले बोल गए। ऐसा तो होता नहीं है, कभी कोई ना कोई सेट में तुम्हें लैक ओपेरॉन से रिलेटेड मिल ही जाता है। वही एक अलग एरिया, अलग इंटरेस्ट है, अलग प्यार है 12th बोर्ड को लैक ओपेरॉन वाली जगह से। नहीं तो अगर बाय चांस करो भूल गए किसी वजह से, तो याद रखो एंट्रेंस एग्जाम में तो कम से कम 2 क्वेश्चन तुमको सिर्फ लैक ओपेरॉन पे मिलेंगे। मतलब ये फिक्स है। सोचो कितना छोटा टॉपिक है, पर छोटे टॉपिक में से ही सिर्फ 2 क्वेश्चन फिक्स है, तो बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखो अब स्ट्रक्चर देखते हैं। बट ऑब्वियस मैं बोल रही हूँ लैक ओपेरॉन है। ओपेरॉन मतलब बेसिकली एक प्रोटीन को कोड कर रहा है वो, है ना।
मतलब मैम आप बोल रहे हो एक जीन है, करेक्ट, तो कहाँ होगा, डीएनए में होगा। अब डीएनए में वो किसी तरीके से अरेंज, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, उसका हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, द लैक ओपरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, तो एक क्या है उसके पास, रेगुलेटरी जीन। अगर तुम्हें याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, रेगुलेटरी जीन दो तरीके से काम कर सकता है। अगर वो पॉजिटिव में कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑपरेटर या प्रमोटर, और अगर वो कोई चीज को दबा रहा है, किसी मेटाबॉलिज्म को दबा रहे थे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रेसर। याद आया, देखो जरा, दो रेगुलेटरी जीन, जो एक रेगुलेटरी जीन है द आई जीन, तो आई अब किससे स्टैंड करता है, हियर द टर्म आई डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर, रादर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर। तो एक बात बताओ, अगर मैं इनहिबिट वर्ड यूज करूं तो आई स्टैंड फॉर क्या, इनहिबिटर, और इनहिबिटर का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, रोकना। जैसे हम बोलते हैं ना, इसने ये प्रोसेस इनहिबिट कर दी। अगर तुम्हें याद होगा, इनहिबिटर तुम पहले भी सुन चुके हो, जब तुम 11th में थे, जब तुम चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, वहां पे तुमने एंजाइम्स वर्ड पढ़ा होगा, और वहां पे तुम लोगों ने सुना होगा क्या, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। सोचो, वो वही इनहिबिटर है और ये भी वही इनहिबिटर है, ठीक है। तो इनहिबिट मतलब क्या करना, रोकना, कोई चीज हो रही है उसको रोकने का काम कर रहा है। अब बोलो, कह रहे मैम ये प्रोसेस आपने शुरू भी नहीं की, और आप बता रही हो कि जो लैक ओपरॉन है उसमें एक जीन है जिसका नाम आई जीन है, और वो प्रोसेस को रोकने का काम कर रहा है। अजीब सा साउंड कर रहा है ना। 2 मिनट रुक जाओ, अभी मैं मेन कंटेंट पे आऊंगी। तो बेसिकली ये जो लैक ओपरॉन है दोनों तरीके से काम करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। पॉजिटिव मतलब उसमें कोई चीज ऐड कर दो, फिर जब अगर वो मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होने लगे तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, और कोई चीज अगर रिमूव कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव मैकेनिज्म। अब देखो, अब एक एक करके हम जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अच्छा, और देख लेते और क्या है, साथ में अपने बुक का डायग्राम भी खोला, अभी मैं वो डायग्राम के साथ भी समझाना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो ठीक है, लैक ओपरॉन में क्या है, सबसे पहले बताओ क्या है, एक रेगुलेटरी जीन है। रेगुलेटरी हम पढ़ चुके हैं, कैसे हो सकता है, रिप्रेसर भी हो सकता है, प्रमोटर भी हो सकता है, ठीक। इसके बारे में भी कुछ मेंशन नहीं, बट जब मैं प्रोसेस पे आऊंगी तब स्टार्ट करूंगी समझाना। आई जीन, जिसको हम रेगुलेटरी जीन को ही आई बोलते हैं, वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो किससे वो वर्ड लिया गया है, इनहिबिटर का। तो आई इनहिबिटर है, इंड्यूसर नहीं। अब ये मैंने इसलिए लिखवाया है यहाँ पे ब्रैकेट में, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आ रहा है या किसी फॉर्म में तुम्हारे एमसीक्यू के फॉर्म में आ रहा है, तो याद रखना वहां वो पूछेंगे, इन लैक ओपरॉन द रेगुलेटरी जीन आई जीन स्टैंड्स फॉर, और 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से 2 ऑप्शन तो तुमको यही दिखेंगे, एक रहेगा गलत वाला इंड्यूसर और दूसरा रहेगा इनहिबिटर। तो देखो, तुम अगर पढ़ के नहीं गए हो या भूल गए हो रिवाइज करना, तो बहुत क्लोज तुम्हें लगे, हाँ इंड्यूस इनहिबिटर, पर याद रखना करेक्ट वर्ड क्या है, इनहिबिटर, इंड्यूसर नहीं, ठीक है। और बाकी उसमें क्या रहते हैं, 3 स्ट्रक्चरल जीन, Z, Y और A। तो अब बात समझो, मैं ये बोल रही हूं कि लैक ओपरॉन में एक रेगुलेटरी जीन है, यहां देखो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, अपन स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना, और 3 स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब है एक्चुअल में वो जीन है जो उस प्रोसेस के लिए इन्वॉल्व है, मतलब जो लैक मतलब लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में यूज होने वाले एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, वो उस प्रोसेस में जो इन्वॉल्व है ना, उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। फिर बोलोगे मैम रेगुलेटरी जीन क्यों, वो उस जीन को ऑन करना और ऑफ करना वो किसके हाथ में, रेगुलेटरी जीन के हाथ में। मतलब सोचो, हमारे पास कुछ इस तरीके से है, जैसे तुमने अपने घर पे इलेक्ट्रिक का सप्लाई देखा होगा, ठीक है, हर एक रूम का एक एक छोटा सा वो एमपीबी होता है, छोटा सा बटन होता है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूं ये सारे बटन हर रूम की लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर उसको भी कंट्रोल करने वाला एक और है, और यहां पे भी कुछ ऐसे ही है कि सारे जो एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस में इन्वॉल्व एक अलग अलग जीन्स हैं, ठीक है, पर उन जीन को चालू कब करना है और बंद कब करना है वो भी एक स्विच से कंट्रोल होता है, जिसका नाम क्या है, रेगुलेटरी जीन। इसलिए याद करो, सबसे पहले हमने पढ़ा था रेगुलेटरी ऑन भी कर सकता है, ऑफ भी कर सकता है, ठीक। अब देखते हैं, अगर तुम्हें याद होगा, तुमने पढ़ा था कि ये जो रेगुलेटरी जीन रहता है, ये जो तुम्हें दिख रहा है आई नाम से, वो जनरली किस एरिया के पास रहता है, प्रमोटर के पास रहता है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है पी क्या लिखा हुआ है, प्रमोटर लिखा हुआ है। मतलब अगर तुम्हें याद होगा, तुमको मैंने जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था, अगर कुछ याद आ रहा हो, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम क्या बोलते हैं, जहां से इनिशिएशन स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, उसको इनिशिएटर बोलते हैं, और दूसरा होता है टर्मिनेटर रीजन। इनिशिएटर रीजन पे कौन सा फैक्टर आके जुड़ता है, सिग्मा फैक्टर आके जुड़ता है। मतलब बेसिकली ये वाला रीजन किसकी तरह काम करता है, प्रमोटर्स की तरह काम करता है, काम करवा रहा है, शुरू हो रही है यहां से प्रोसेस, और
आखिरी में आता है टर्मिनेटर। तो अब बोलोगे मैम ये दोनों कहाँ पे है, यहाँ पे, ये दोनों भी यहीं रहेंगे इस कोने में। सिंस उन लोगों ने मेंशन नहीं किया, ये तुम ग्रेजुएशन जब लेवल पे जाओगे तब इसका और डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ोगे कि इसमें और भी कुछ कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें टर्मिनेटर मिलेगा। पर जो मैं बोल रही हूँ कि इनिशिएशन स्टार्ट करना किसके हाथ में है, प्रमोटर्स के हाथ में। तुम्हें अगर यहाँ पे पीपी दिख रहा है तो वो क्या है, प्रमोटर है। अच्छा, प्रमोटर के ही साथ में कौन है, ओ मतलब क्या, ऑपरेटर। मतलब ये वो जीन है जो स्टार्ट करेगा कहानी। कौन सी कहानी, जो इसके सामने लगे हुए। तो बात समझो, अगर इसी डायग्राम को मैं एक एक करके ड्रॉ करके तुम्हें वन बाय वन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले क्या है, ये एक जीन है, ठीक है। जीन नहीं, एक डीएनए का एक सेगमेंट है जो जीन है जिसमें, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स है, मतलब लैक ओपेरॉन के दो पार्ट्स है। एक है जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए जो ओपेरॉन्स या जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो टोटल कितने जीन रिस्पॉन्सिबल है, 3 जीन। कौन कौन से, जेड जो सबसे बड़ा है, फिर वाई और ए। तो ये तीनों जो जीन है वो किसके लिए। अब बोलोगे मैम जेड वाई, अभी रुक जाओ, हर एक नाम है, लेटर्स दिए गए, हर लेटर कोई ना कोई प्रोटीन एडेंड एंजाइम, सारे एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। तो ऐसे समझो कि लैक्टोज के डिग्रेडेशन के लिए या मेटाबॉलिज्म में जो इन्वॉल्व एंजाइम्स है, वो एंजाइम के सारे एंजाइम तुम्हें पता है प्रोटीन होते हैं, वो सारे एंजाइम कहाँ कोड हो रहे हैं, यहाँ से कोड हो रहे हैं, ठीक। पर ये तीनों के तीनों जीन किस में इन्वॉल्व है, उस लैक्टोज के डिग्रेडेशन के लिए इन्वॉल्व है। तो ये तीनों जीन को मैं क्या बोलूंगी कि वो प्रोसेस में यूज होने वाले। तो ये तीनों जीन किसका पार्ट है, स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट हुए, ठीक। फिर मैंने बोला लैक्टोज ओपेरॉन में एक और पोर्शन रहता है, जो मैंने बताया जैसे थोड़ी देर पहले कि ये तो क्या हुए, हर रूम के छोटे छोटे स्विच है, और वो स्विचेस भी ऑन कब होने, ऑफ कब होने, एक बड़े दूसरे स्विच से कंट्रोल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा, जल्दी बताओ क्या है, ऑपरेटर वाला, या ऑपरेटर से करेक्ट वर्ड है बोलना, रेगुलेटरी जीन। तो ये जो आई दिख रहा है वो क्या है, तुम्हारा रेगुलेटरी जीन। मतलब अगर तुम अब ये पिक्चर देखोगे तो धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आने लगेगा। ये रहा तुम्हारा जीन, दो आई जीन किसके बीच में है, प्रमोटर के बीच में, ठीक है। अब बोलोगे मैम प्रमोटर पे क्या, बट ऑब्वियस प्रमोटर पे फैक्टर्स जुड़ेंगे, ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। पर प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए इसी जीन का जो ओ वाला पोर्शन है, ओ को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर रीजन, वो शुरू होना चाहिए। तो अब देखो एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा करके पार्ट बाय पार्ट बताऊंगी, तो समझना है सबसे पहले, ठीक है। पर अभी सिर्फ ये डायग्राम देख लो, फिर मैं एक एक करके जो सब लिखा हुआ है ना उसके ऊपर आऊंगी, ठीक। तो इतना समझते हैं कि सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि लैक ओपेरॉन को मैं बड़े बड़े दो हिस्सों में डिवाइड कर सकती हूँ। ये याद रखने के लिए है कि एक को हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट, या जिसमें है स्ट्रक्चरल जीन, जिसमें आता है जेड जीन, वाई जीन और ए जीन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इन तीनों को ऑन कब करना है और ऑफ कब करना है, मतलब काम में कब लाना है और काम में कब नहीं लाना, मतलब बंद रखना है, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, रेगुलेटरी जीन, जिसका नाम क्या है, आई। अभी इतना समझ में आया। अब बोलोगे मैम पी और ओ बताओ क्या है, तो आई किसको कंट्रोल करेगा, ओ को कंट्रोल करेगा। मतलब ऐसे समझो कि जो तुम्हारा वहां मेन, जैसे अपने अगर रूम की इलेक्ट्रिसिटी ले लो, ठीक है, तो अगर रूम से इलेक्ट्रिसिटी मेन सप्लाई हो रही है, पर हमारा मेन स्विच है, ठीक है, सप्लाई तो पूरे टाइम हो रही है, उस स्विच को ऑन करना और ऑफ करना, फिर वो एक बड़ा स्विच है जो फिर छोटे छोटे रूम के छोटे छोटे सब स्विचेस को कंट्रोल करेगा। तो सब स्विचेस कौन हो गए, जेड वाई ए, उसको कौन कंट्रोल करेगा, एक मेन स्विच, जिसका जो मैं बोल रही, जो हमारा मेन स्विच है, ठीक है, वो क्या हुआ हमारे पैरेलल ओ के बराबर, ओ क्यों, ऑपरेटर। और फिर इलेक्ट्रिसिटी जहां से सप्लाई हो रही है वो तुम मान लो वो है रेगुलेटर, ठीक है। मतलब सारी कहानी रेगुलेटर से होने वाली, घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, तुम्हारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से सप्लाई हो रही है, ठीक है, पर अगर तुम्हारे घर का मेन स्विच ही बंद है तो भले वहां कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाए, क्या तुम्हारे रूम्स के स्विचेस काम करेंगे, नहीं करेंगे। तो तुम्हारे रूम के स्विचेस किसके बराबर हुए, जेड वाई और ए। और जो तुम्हारे घर पे जो हमारा बॉक्स है, फ्यूज बॉक्स, जिसमें हमारा मेन एमपी भी लगा हुआ है, तो वो किसकी तरह काम कर रहा है, ऑपरेटर की तरह। बट मेन मतलब नगर निगम से या जो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, नगर निगम ने जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है वहां से तो सप्लाई हो ही रहा है, तो वो सप्लाई किसकी तरह हुआ, रेगुलेटरी जीन। अब वहां से सब खराब हो गया तो ये कुछ भी कर लो, घर पे लाइट नहीं आने वाली, ठीक। अब देखो एक एक करके समझते हैं, समझो मेरी बात को। तो जेड वाई ए क्या हुआ, स्ट्रक्चरल जीन, इतना हुआ क्लियर। अब बोलोगे मैम इतना हो गया क्लियर, इन तीनों को कंट्रोल करता है आई, आई का नाम है इंड्यूसर। फिर पी और ओ क्या हुआ, अब आई किस तरह कंट्रोल करेगा,
ओ को कंट्रोल करके। मतलब देखो हमें हर जगह क्या है, डिवीजन का सब डिवीजन है। मतलब अगर तुम देखो तो ये हुआ तुम्हारा आई, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा आई जीन जो इनहिबिटर से लिया गया है वर्ड, ये हुआ तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई और ए, ठीक है। इन तीनों को कंट्रोल करना है तो ये कंट्रोल करेगा, पर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके ये किसके थ्रू कंट्रोल करेगा, ओ के थ्रू कंट्रोल करेगा, जिसका नाम है ऑपरेटर। मतलब सीधा सा लॉजिक, अगर ऑपरेटर को कंट्रोल कर लिया, ऑपरेटर को कौन कंट्रोल करेगा, आई कंट्रोल करेगा। आई क्यों, क्योंकि वो क्या है, रेगुलेटरी जीन, ठीक है। अगर अब मतलब उसको एक्शन में लाना है तो उसको इसको कंट्रोल करना है, और फिर ये कंट्रोल जब ऑन होगा तो ये तीनों काम करने लगेंगे, ये जब ऑफ होगा तब ये तीनों ऑफ हो जाएंगे। इतना हुआ क्लियर। अभी पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं। अब बोलोगे मैम बीच की जगह क्या रहेगी, तो बीच की जगह आ गया पी जीन जिसका नाम है प्रमोटर। अब समझो बात को, अगर मैं तुमको बोलूं कि चलो बताओ मुझे अगर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कराना है तो कौन सी कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो बोलोगे मैम बट ऑब्वियस हेलिकेज आएगा। हाँ ठीक है, हेलिकेज आ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैम जो इनिशिएशन वाली जगह है, जो प्रमोटर वाली जगह, वहां पे आके एक प्रमोटर वाला फैक्टर जुड़ेगा, इनिशिएशन फैक्टर जुड़ेगा जिसको सिग्मा बोलते हैं। हाँ ठीक है। उसके बाद क्या होगा मैम, उस जगह पे वो किसको बुलाएगा, पॉलीमरेज भैया को। अरे ओ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि एमआरएनए बनाने वाला है, यहां आके जुड़ जाओ, ठीक है। मतलब कोई जगह वहां जहां जुड़ना है वो जगह खाली होनी चाहिए, करेक्ट, हाँ खाली होनी चाहिए। अब वही जगह इस लैक ओपेरॉन में कौन सी है, ये वाली जगह। अगर तुम्हें दिख रहा है ये ऑपरेटर वाली जगह जो है, ओ वाली जगह, ये वो जगह है जहां पे कौन से भैया आके जुड़ते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मतलब सीधा सा लॉजिक है, अगर ये जगह खाली रही तो हमारे पॉलीमरेज भैया आके जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर ये जगह खाली रही तो हमारे पॉलीमरेज भैया आके जुड़ जाएंगे, और फिर जैसे ही पॉलीमरेज अटैच हो गए हमारी ऑपरेटर वाली साइट पे, तो हमारा जेड जीन भी डिकोड हो जाएगा, मतलब ट्रांसक्राइब हो जाएगा। वाई जीन में जो लिखा है वो भी ट्रांसक्राइब हो जाएगा, और ए जीन में जो लिखा है वो भी ट्रांसक्राइब हो जाएगा। मतलब सीधा सा लॉजिक, जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे तो ट्रांसक्रिप्शन की फर्स्ट स्टेप हम जो बोलते थे कि इनिशिएशन स्टार्ट होता है, फिर एलोंगेशन होता है, और फिर टर्मिनेशन होता है। तो इनिशिएशन में बेसिकली प्रमोटर वाली जगह पे जो कहां रहता है, अपस्ट्रीम रहता है कोडिंग सीक्वेंस के 5' एंड पे, ठीक, वो सब चल रहा है, वो अभी भी वही है, ठीक है। तो उसके जो प्रमोटर वाली जगह पे सिग्मा फैक्टर आके अटैच होता है और बोलता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भैया, पॉलीमरेज भैया भाई जो बेसिकली कन्वर्जन करने वाले, जो एमआरएनए बनाने वाले, यहाँ आके जुड़ जाओ, और फिर आगे बढ़ते चलो, जो जो लिखा है उसको पढ़ते चलो, एमआरएनए उसका बनाते चलो, बनाते चलो, बनाते चलो, ठीक। इतना हुआ क्लियर। तो समझो बात को कि ये वही जगह है, ओ मतलब ऑपरेटर वाली वही जगह है जहां पे कौन आके जुड़ने वाला है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जैसे ही वो अटैच हो गया तो जेड भी क्या हो जाए, जेड का एमआरएनए बन जाएगा, ठीक है, ये अपना काम करने लगेगा। वाई का एमआरएनए बन जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा, और सिमिलरली ए का भी एमआरएनए बन जाएगा। अब तुम्हारे मन में आएगा मैम इकट्ठे तीनों को क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि तीनों अलग अलग जीन है, तीनों अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं, मोर प्रिसाइजली तीनों अलग अलग एंजाइम्स के लिए कोड कर रहे हैं। तो अलग अलग है, इकट्ठे कैसे। अब मैंने तुमको ऐसा समझो, मैंने बोला चलो बिरयानी बनाओ, वड़ा पाव बनाओ और नूडल्स बना दो, तो तुम क्या सारा उसका देख लिया और इकट्ठे एक ही कढ़ाई में सब कुछ बनाने लगोगे क्या, नहीं ना, अलग अलग चीजें लोगे। तो समझो बात को, जेड अलग जीन है जो अलग प्रोटीन के लिए कोड करता है, वाई अलग जीन है जो अलग प्रोटीन के लिए कोड करता है, और ए अलग जीन है इसलिए अलग प्रोटीन के लिए कोड करता है, इसलिए 3 अलग अलग एमआरएनए बनेंगे। इतना हुआ क्लियर। चलो अब मतलब ये समझ में आ गया कि अगर इनको कोड करवाना है, मतलब इनको ट्रांसक्राइब करवाना है, तो ऑपरेटर वाली जगह पे कौन जुड़ना चाहिए, तुम्हारा डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि ये डीएनए में ही है लिखा हुआ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। चल ठीक है, इतना हो गया क्लियर कि अगर हमें वाई, जेड, वाई और ए जीन का काम करवाना है, उसके एंजाइम्स बनवाने, तो हमें ओ वाली जगह खाली होनी चाहिए जहां पे कौन आके जुड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस में, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बहुत बढ़िया, इतना हुआ क्लियर। अब मैं अगर बोलूं कि ये वाली जगह मैंने खाली नहीं छोड़ी, ठीक है, यहां पे आके कोई और मॉलिक्यूल आके ब्लॉक कर दिया,
ये वाली जो साइट है यहाँ पे कोई दूसरा आके इसको इस जगह को ब्लॉक कर दिया, तो बताओ क्या इस जगह पहले से ही कोई है वहां पे, ठीक है। ये ऐसी चीज है कि तुम्हारी प्रोसेस तब स्टार्ट होगी जब उस पर्टिकुलर स्पेस में तुम्हारा वो मॉलिक्यूल आ पाएगा और फिर वो आगे की चीजें शुरू करेगा। पर मैं बोल रही हूँ ऑलरेडी वहां कोई दूसरा मॉलिक्यूल है जो तुम्हारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं है, कोई और है, बट वो अब सिंस वो जगह खाली नहीं है, वो भरी हुई है किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, तो क्या ये कोड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर इन तीनों को ट्रांसक्राइब कराना है, मतलब इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसका एमआरएनए बनवाना है, फिर वो एमआरएनए बाद में ट्रांसलेट होगा, प्रोटीन बनाएगा, वो ठीक है, वो जान दो। पर अगर जेड, वाई और ए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए बनवानी है तो सीधा सा लॉजिक है, इन तीनों को ऑन करना है, इसका फंक्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन शुरू करवाना है, तो ओ वाली जगह खाली होनी चाहिए, तभी वहां आके कौन अटैच होगा? तुम्हारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगर उस जगह पे पहले से कोई है, वो जगह ब्लॉक करके रखी हुई है, तो ये बेचारा भैया, हमारे भैया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए मॉलिक्यूल वाले भैया आ नहीं पाएंगे, और सिंस वो आ नहीं पाएंगे तो ये प्रोसेस हो नहीं पाएगी। मतलब इतना तुम्हें समझ में आ गया कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ कैसे हो रहा है। मतलब सीधा सा लॉजिक मैम, अगर ऑपरेटर वाली जगह खाली रही तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भैया आएंगे और ये तीनों प्रोसेस शुरू हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे स्विच ऑन कंडीशन। बिल्कुल सही। और अगर पहले से कोई दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो हमारे ये बेचारे भैया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भैया यहाँ अटैच नहीं हो पाएंगे, तो ये तीनों ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएंगे, तो इस केस में हम बोलेंगे कि जीन ऑफ है। करेक्ट। इतना हुआ क्लियर? अब सुनो, अब मैं ये बोल रही हूं कि ये जो मॉलिक्यूल इसको ब्लॉक करके रख रहा है, इस मॉलिक्यूल, अब ये मॉलिक्यूल मैं बताती हूँ क्या है, ये भी एक प्रोटीन ही है। अब बोलोगे लो मैम, मतलब एक डीएनए में एक पर्टिकुलर जगह जो दूसरे प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पर्टिकुलर जगह जिसका नाम ऑपरेटर है, अगर वो खाली रह गई तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो जाएगा और वो तीनों जीन कोड हो जाएंगे, डिकोड हो जाएंगे, ठीक। पर उसको अगर ये नहीं डिकोड करवाना है तो वो जगह ब्लॉक करनी पड़ेगी, और ब्लॉक होती है खुद एक प्रोटीन से। हाँ, और प्रोटीन वापस बताओ जल्दी, प्रोटीन कैसे बनता है? बोलोगे मैम ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन कैसे होता है? मैम ट्रांसक्रिप्शन से, मतलब एमआरएनए बनेगा तभी तो होगा। करेक्ट। मतलब ये प्रोटीन बनाने के लिए भी मुझे क्या चाहिए? एक एमआरएनए चाहिए। करेक्ट, ये तो मानोगे तुम, क्योंकि मैंने बोला ये प्रोटीन से ब्लॉक हो रहा है। और ये एमआरएनए का इंफॉर्मेशन किसने दिया है? उसी जीन पे जो आई है, रेगुलेटरी जीन, उसने दी है। सोचो मतलब कितना क्लेवर है हमारा डीएनए, क्या मतलब क्या अलाइनमेंट किया हुआ है कि अगर एक पर्टिकुलर को ऑन भी करना है तो उसका तरीका भी मेरे अंदर है, और ऑफ भी करना है तो उसका तरीका भी मैं ही दूंगा। तो अभी ये जो सिचुएशन है वो कैसी है? ऑफ वाली सिचुएशन। मुझे अभी ये लैक्टोज वाला तुम्हारा जीन है, ऊपर ऑन है, ठीक है। ZYA, ये जो जो एमआरएनए बनाते हैं वो मुझे एमआरएनए नहीं बनवाना, मतलब मुझे ZYA को इनएक्टिव रखना है। तो ये इनएक्टिव करने का तरीका है कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, मतलब मेरा ऑपरेटर वाली जगह जहां बेसिकली मेरा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होता है, तो वो अटैच होने की खाली जगह ही ना छोड़ूं, वहां किसी और को मैं वहां फिट करा दूं। जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया, जो अब ये प्रोटीन एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है, वो भी अटैच हो गया, पर वो अब किसी और को अटैच होने नहीं दे रहा और खुद भी कुछ काम नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है। अब ये सिंस ये जो मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है, ये मॉलिक्यूल कुछ और नहीं बल्कि एक प्रोटीन है, ठीक है, मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल भी नहीं है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, तभी तो प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन हमें पता है कि सेल में बनता है ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस से। ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस के लिए चाहिए होता है एमआरएनए, और ये एमआरएनए इस प्रोटीन को बनाने के लिए उसी जीन के अंदर रेगुलेटरी जीन में होता है। इतना हुआ क्लियर? अब सोचो, मतलब मैम सीधा सा लॉजिक है कि अगर इसको ऑन कराना है तो भी इसी मेन हमारा बॉस है ना, इस लैक्टोज लैक ओपेरॉन को जो एकदम बॉस है वो कौन है? आई ही है। वो बोल रहा है कि हाँ, इसको अगर ये प्रोटीन हट गया
तो ये काम करने लगेगा। और अगर ये आई एक्टिव रहा, आई कौन है? रेगुलेटरी जीन, जो क्या कर रहा है? डिकोड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिकोड एक एमआरएनए बना रहा है, कंटिन्यूअसली बनाते चल रहा है। उस एमआरएनए से कौन बनता चल रहा है? उस एमआरएनए का फोल्डिंग हुआ, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हुआ और एक प्रोटीन बना, और वो प्रोटीन आके कहां अटैच हो रहा है? ओ वाली जगह अटैच हो रहा है। सिंस ये ओ वाली जगह हमेशा फुल है, वेकेंट नहीं है, तो हमारे पॉलीमरेज भैया आ नहीं पाए, तो उस कंडीशन में ये पूरा जीन क्या रहा? स्विच ऑफ कंडीशन। तो स्विच ऑफ रखने का भी तरीका उसी लैक ओपेरॉन में, आई के हाथ में, क्योंकि आई जो जीन है जिसका नाम रेगुलेटरी जीन है, आई का वर्ड लिया गया है किससे? इनहिबिटर से। वो क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली, वो खुद ही कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसका, ठीक है। मतलब आई जीन जिसका नाम रेगुलेटरी जीन है लैक ओपेरॉन में, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन करते जा रहा है, और ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाते चल रहा है? एमआरएनए बनाते चल रहा है। वो एमआरएनए का क्या होते चल रहा है? ट्रांसलेशन होते चल रहा है, और ट्रांसलेशन होकर वो प्रोटीन में कन्वर्ट होकर कहां अटैच होते चल रहा है? ओ वाली जगह पे। उस केस में ये तीनों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नहीं बन पा रहे, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इस जगह पे अटैच नहीं हो पा रहा है, तो ये सब काम नहीं करे, तो ये हो गया इनएक्टिव स्टेज। देखो जरा, अब इस वाले जरा पिक्चर में देखो तुम्हारे बुक का, तो यहां लिखा, अब ये मैं बताऊंगी कि इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, अभी वो इंड्यूसर वर्ड भी आने वाला है, ठीक है। इतना हुआ क्लियर कि ZYA क्या है? काम नहीं करना है। तो काम नहीं करना है मतलब ओ वाली पोजीशन पे, जो ऑपरेटर वाली जगह है, वहां पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ना चाहिए, मतलब वहां किसी और को जोड़ के रखो। कोई और जोड़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जुड़ रहा है, जो एक क्या है? प्रोटीन है। वो प्रोटीन कहां से बन रहा है? वापस एडेनिन प्रोटीन है। वो किसकी तरह काम कर रहा है? सिंस वो इस प्रोसेस को क्या कर रहा है? रिप्रेस कर रहा है ना, रोक रहा है, इसलिए ये प्रोटीन किसकी तरह काम कर रहा है? रिप्रेसर की तरह। इसलिए यहां कौन सा वर्ड यूज हुआ है? रिप्रेसर। और सिंस ये रिप्रेसर एक प्रोटीन है, प्रोटीन डिकोड होता है, मतलब ट्रांसलेट होता है एमआरएनए से, तो एमआरएनए का कंटिन्यूअस ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है किससे? आई वाली जीन से, जिसका नाम क्या है? इनहिबिटर जीन, जो एक रेगुलेटरी जीन है। तो देखो जरा यहाँ क्या लिखा है? रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, मैंने बताया ऑपरेटर रीजन, एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज, पूरा नाम हुआ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। तो इतना हुआ क्लियर, मतलब एक जीन को बंद रखना है सेल के अंदर, तो कंटिन्यूस उसी जीन का एक पार्ट है जिसका नाम आई जीन है, जो बेसिकली इनहिबिटर जीन है, वो क्या ट्रांसक्राइब कर रहा है? कंटिन्यूअसली क्या ट्रांसक्राइब करा रहा है? एमआरएनए बना रहा है। एमआरएनए का ट्रांसलेट होके क्या बन रहा है? एक प्रोटीन बन रहा है। वो प्रोटीन किसकी तरह काम कर रहा है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह। वो जाके कौन सी जगह जुड़ रहा है? ओ वाली जगह जाके जुड़ रहा है, जो है ऑपरेटर, और उसको रोक रहा है। सिंस इसलिए उस प्रोटीन का नाम क्या पड़ गया? रिप्रेसर प्रोटीन। अब वो जाके ऑपरेटर वाली जगह ब्लॉक कर रहा है, इसलिए ZYA काम नहीं कर रहा है। मतलब ये क्या हो गया? ये लैक ओपेरॉन को बंद रखने का तरीका हुआ। अब बोलोगे हम शुरू रखने का तरीका क्या है? तो चलो स्टार्ट करते हैं कि शुरू कैसे होता है। तो देखो, शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि लैक ओपेरॉन के जो स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, ये सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि ये सीक्वेंस आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है। मॉक टेस्ट में भी जब मैं CUET का डिस्कशन करूंगी या फिर नीट के सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, और कौन सा जीन किसको कोड कर रहा है, तो वही अभी मैं पहले डिस्कस करूंगी। उसके बाद हम पता करेंगे कि शुरू कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले समझते कि ZYA करता क्या है। बोल तो दिया, इतने देर से बोल रही हूँ स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में काम करता है, पर कैसे? तो देखो जरा, द आई जीन कोड फॉर रिप्रेसर ऑफ लैक ओपेरॉन पता है। आई जीन क्या है? तुम्हारा रेगुलेटरी जीन। क्या आई वर्ड किससे निकला हुआ है? तुम्हारा इनहिबिटर, रोक रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है? एक एमआरएनए बना रहा है। एमआरएनए क्या कर रहा है? फिर वापस वो ट्रांसलेट हो रहा है, प्रोटीन फॉर्म कर रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह, जिसको हमने रिप्रेसर भी बोला, जो जाके कहाँ अटैच हो जाता है? ओ वाली जगह। वो क्या है? तुम्हारा ऑपरेटर। अच्छा, ऑपरेट होके वो ZY और A के काम को रोक रहा है। अब पहले ये देख ले ZYA कर क्या रहे, फिर समझते कि प्रोसेस शुरू कैसे हुई, बंद कैसे हुई। बंद तो हमने पता कर लिया, फिर शुरू कैसे होगी ये पता करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, द Z जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जरा ध्यान से देखो, ये क्या है तुम्हारे? ये एंजाइम्स है, ठीक है। तो Z जीन क्या कर रहा है? तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ध्यान से देखोगे तो एंड में क्या लिखा है? एज लिखा है। तो किसी भी वर्ड के एंड में बायोलॉजी में अगर एज लिखा हो, ASE, मतलब वो क्या है? एक एंजाइम है।
और उसके सामने जो चीज लिखी हो मतलब वो सीधा सीधा उसका ब्रेक डाउन कर रहा है। तो क्या लिखा है उसके सामने, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, उसको बीटा गैल भी बोलते हैं, विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैक्राइड। देखो देखो, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, लैक्टोज क्या है, एक शुगर, क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर, ठीक है। कैसी शुगर है, दो मोनोसैक्राइड को मिल के बना हुआ है, तो ये हुआ डाइसैक्राइड। अगर याद होगा तो मैंने बोला था कि तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मोनोसैक्राइड 3 तरीके की होती है, कौन कौन सी, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और कौन सी तुम्हारी फ्रक्टोज, ये सारी की सारी मोनोसैक्राइड्स है, ठीक है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सारी चीजें फर्दर बनती है, डाइसैक्राइड्स बनते हैं। अब अगर और याद होगा तो तुमने 11th में पढ़ा हो कि जब भी दो शुगर्स को जोड़ा जाता है, मतलब जब भी दो सैक्राइड्स को जोड़ा जाता है, मोर स्पेसिफिकली जब भी दो मोनोसैक्राइड को जोड़ते हैं, तो कौन सी प्रोसेस होती है वहां पे, वहां पे हाइड्रोजन जो है, मतलब एक हाइड्रोजन और एक का OH, मतलब हाइड्रोक्सी, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ, हाइड्रोक्सी और H क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, उस जगह से रिमूव हो जाते हैं, वाटर का रिमूवल होता है, ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो वाटर का रिमूवल होता है, जो रिजल्ट होता है वो बॉन्ड बन जाता है वहां पे, ठीक है। कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, याद आ गया। अब बताओ, अब मैं बोल रही हूं कि जिस तरीके से एक डाइसैक्राइड फॉर्म हुआ था, जब दो मोनोमर्स जुड़े थे, दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया था, तो अगर मुझे इस पॉलीसैक्राइड को वापस सिंपलर मोनोसैक्राइड में देना है, तो जिस तरीके से ये बना था सेम उसका उल्टा करना पड़ेगा। मतलब मैम मैं ये बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रही हूँ ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दूसरा क्या है, मोनोसैक्राइड, दोनों मोनोसैक्राइड है। चलो ए भी ले लेते हैं, 1 और 2 ना लेके, ये ए है ये बी है, ठीक है। यहां सपोज करो ये ग्लूकोज ही ले रही हूं, ठीक है, ज्यादा भी कंफ्यूज मत हो। चलो ये रहा तुम्हारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना था। बॉन्ड कब बना था, जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था। अब वाटर मॉलिक्यूल कहां से आया, जहां एक मॉलिक्यूल का O और दूसरे मॉलिक्यूल का OH दोनों ऐसे रिमूव हो गए, तो सॉरी O नहीं, एक मॉलिक्यूल का H और दूसरे मॉलिक्यूल का OH रिमूव हो गए, तो बन गया H2O। अब मैं बोल रही हूँ ये कैसे, ये मोनोमर का बना था पॉलीमर, अब इस केस में डाइसैक्राइड बना था। अब मैं बोल रही हूँ चलो इस डाइसैक्राइड को, या जो दो मोनोमर से बना हुआ ये डाइमर है, इसको मेरे को वापस मोनोमर में बनाना है। तो जो चीज मैंने निकाली थी ये बॉन्ड बनाने के लिए, वापस वही चीज दे देती हूँ, तो ये बॉन्ड जो बना हुआ है वो टूट जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ क्या लिखा है वर्ड, कि विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, किसकी मदद से, वाटर मॉलिक्यूल की मदद से, खुद सोचो, या फिर वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का नहीं, हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, किसकी मदद से, जो सामने लिखा है हाइड्रो। ये जब दो मोनोमर मिले थे एक पॉलीमर बना था, या जब दो पॉलीमर नहीं, दो मोनोमर मिले थे और एक डाइमर बना था, डाइमर मतलब दो मोनोमर का, ठीक है। तो ये बनते समय बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था। बॉन्ड तब बना था जब इन दोनों में से एक हाइड्रोजन और एक OH मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल निकल गया था, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया था। अब मैं बोल रही हूं मुझे ये बॉन्ड तोड़ना है और एक डाइमर को दो अलग अलग मोनोमर में कन्वर्ट करना है, तो बट ऑब्वियस जो मॉलिक्यूल निकला था वही मॉलिक्यूल मुझे वापस देना पड़ेगा, इसलिए यहां क्या लिखा है वर्ड, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। किसका हो रहा है हाइड्रोलाइसिस, इतना दुनिया भर की कहानी हम किस चीज की पढ़ रहे हैं, लैक्टोज की। स्टार्टिंग में मैंने बोला था लैक्टोज क्या है, एक शुगर है, कैसी शुगर, मिल्क शुगर, अपने दूध में यही रहती है, ठीक है। और ये कैसी है, एक डाइमर है, मतलब दो मोनोमर से मिलके बनी है, और कौन से है वो, तो देखो जरा, disaccharide, the lactose into its monomeric unit, galactose and glucose। तो यहीं से तुम्हें समझ में आ गया कि गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज क्या है, एक मोनोमर है। शुगर्स वापस ये तुम पढ़ चुके हो, नहीं याद आ रहा हो तो अपना कृपया कर 11 की बुक खोलो और वहां जाके देखो, ठीक है। तो वहां मोनोमर्स तुम्हारे सैकराइड्स या शुगर या कार्बोहाइड्रेट के कितने रहते हैं, 3 ही रहते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बाकी जितने भी पॉलीमर्स बने
हुए हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। लैक्टोज एक मिल्क शुगर है। यहाँ पे हम सारा ऑपरेशन किसका पढ़ रहे हैं? लैक्ट शुगर का, मतलब लैक्टोज को तोड़ने का तरीका, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं, जो एक बैक्टीरिया का सेल कर रहा है। कैसे करेगा, कब करेगा, कंडीशन वो अभी पढ़ाऊंगी मैं। पर एट द एंड जब उसको दिख रहा है कि अब उसके पास ग्लूकोज नहीं है, उसके पास क्या ऑप्शन बचा? लैक्टोज बचा। अब बोलोगे मैम ग्लूकोज क्यों नहीं है? एज्यूम करो एक बैक्टीरिया था, वो चिल कर रहा था, अभी तक उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, समझो बात को, वो मैं वापस क्या बोलना चाह रही हूँ। देखो एक बैक्टीरिया था, ठीक है, अपना बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, चलो ये हुआ तुम्हारा बैक्टीरिया, ये अभी बहुत आराम से चिल कर रहा है, ठीक है। रुक जाओ, वापस बना लेते बैक्टीरिया को। ये हुआ अपना बैक्टीरिया, ठीक है, ये उसका हो गया फ्लैजेला, ठीक है, चलो, और ये उसका हो गया पूरा न्यूक्लियोइड रीजन। अभी तक ये चिल कर रहा था, क्यों? क्योंकि इसको खाने के लिए डायरेक्ट ग्लूकोज मिल रहा था। अगर याद होगा ये तो वैसी कहानी हो गई ना, मैंने तुमको पूछा कि अच्छा बताओ कि मैं तुम्हें रोटियां दे रही हूँ और आटा, पूरा आटा, रोटियों का सामान दे रही हूँ, ठीक है, रोटी बनाने का पूरा सामग्री दे रही हूँ, बताओ तुम क्या खाना चाहोगे? बोलोगे मैम हम आलसी है, बट ऑब्वियस हम रोटी बनी बनाई खा लेंगे, बनाएंगे क्यों, ठीक है। तो ऐसे कुछ हो रहा है। अब मैं बोल रही हूँ कि इसके पास दो ऑप्शन है, ग्लूकोज है खाने के लिए, वो भी शुगर है, और लैक्टोज खाने के लिए, वो भी शुगर है। अब बताओ ये क्या चूज करेगा? ग्लूकोज चूज करेगा कि लैक्टोज चूज करेगा? बट ऑब्वियस जो सिंपली इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा वो है ग्लूकोज। लैक्टोज में क्या नाटक है? लैक्टोज क्या है? एक डायमर है, दो मोनोमर से मिलकर बना है। मतलब एट द एंड उस बैक्टीरिया को क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी का डायरेक्ट और सिंपलेस्ट सोर्स है जो मोनोमर है, जिसका नाम क्या है? ग्लूकोज। अगर उसको लैक्टोज लेना पड़ेगा, एक तो लैक्टोज को इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर लेके आओ, फिर उसके बाद उसका ब्रेक डाउन करो यूजिंग एंजाइम, फिर बाद में उससे एनर्जी निकालो, ठीक है। कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गई। तो उसने बोला भैया मैं तो ग्लूकोज पे शिफ्ट करूंगा, ठीक। पर फिर बोलोगे मैम फिर लैकोपेरॉन क्यों पढ़ रहे हैं? सपोज करो इस बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिलना बंद हो गया किसी कारण से, और उस जहां पे ये बैक्टीरिया रह रहा है, जिस मीडियम में रह रहा है या जिस न्यूट्रिएंट मीडियम में रह रहा है, वहां पे लैक्टोज है। तो अब वो बोलेगा भैया ग्लूकोज ना सही तो लैक्टोज ही सही, क्योंकि लैक्टोज भी बना है किसका? ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। तो उस ग्लूकोज को मैं यूज कर सकता हूँ अपने एनर्जी के लिए, इसलिए हम ये लैकोपेरॉन पढ़ रहे हैं। अब आई बात कहानी समझ में कि पढ़ क्यों रहे हैं मैम? मेरे को भी ऐसे लगता था जब मैं 11th में थी, है ना। चलो 11th नहीं 12th में थी। तो देखो, तो सबसे पहले जब उसको लैक्टोज लेना है, लैक्टोज से एनर्जी लेनी, मतलब इसका तोड़ने के लिए एक एंजाइम तो होना चाहिए। तो जो लैकोपेरॉन है उसमें जो Z वाला जीन है वो क्या करता है? इसी लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि लैक्टोज है एक डायमर, मतलब दो मोनोमर से मिलकर बना है, तो एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम क्या करता है? बॉन्ड तोड़ेगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तोड़ेगा दो शुगर्स के बीच का। कैसे? हाइड्रोलिसिस से। और क्या ऑब्टेन करेगा? एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, ठीक। अब उसको ग्लूकोज से एनर्जी मिल जाएगी, किसको? बैक्टीरिया को। सारी कहानी किस पे चल रही है? बैक्टीरिया पे, भूलना मत। अच्छा, Z के बाद कौन सा जीन है? Y जीन। तो देखो Y जीन क्या कर रहा है? Y जीन कोड्स फॉर परमीएज। अगर थोड़ी देर पहले पता होगा, मैंने एक लाइन बोली थी कि एक तो पहले वो ग्लूकोज चलो नॉर्मली सेल के अंदर आ रहा है, लैक्टोज को अलग से मेहनत करो और उसको लेके आओ सेल के अंदर। मतलब पक्का क्या करना पड़ेगा? उस बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी बनानी पड़ेगी कि लैक्टोज जो मॉलिक्यूल बाहर मीडियम में पड़ा है वो अंदर आ जाए साइटोप्लाज्म में, फिर वो अपनी कहानी शुरू करे। मतलब कहानी इन द सेंस ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कमाल धमाल दिखाए। तो उसके लिए भी एक एंजाइम चाहिए कि भैया अभी तक ग्लूकोज आ रहा था, लैक्टोज था, पर उसको अंदर अलाउ नहीं कर रहे थे, चलो अब आ जाओ तुम। तो देखो कौन सा एंजाइम? परमीएज, जो क्या करेगा? विच इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। हुआ क्या इतना क्लियर? तो देखो मतलब Z जीन क्या कर रहा है? तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज है जो ब्रेक डाउन कर रहा है, किसका? लैक्टोज का ब्रेक डाउन कर रहा है। किसकी मदद से? बीटा गैलेक्टोसाइडेज की मदद से। कैसे मदद की? क्योंकि वो एक एंजाइम है। अब ये एंजाइम बाहर जाए, ऐड करे, फिर वो टूटे ग्लूकोज गैलेक्टोज में, फिर वो दोनों अंदर आए। ये सब के लिए भी कौन सा एक एंजाइम चाहिए? जिसका नाम है परमीएज। एंजाइम है मतलब क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन है मतलब कहाँ कोड होगा? सारी इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी होगी? डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर किस फॉर्म में लिखी होगी? बट ऑब्वियस जीन के फॉर्म में। तो ये कौन सा है? वाई जीन। जेड के बाद कौन सा आता है? वाई जीन। ठीक है, तो वाई जीन कोड फॉर परमीएज, जो क्या करेगा? परमिबिलिटी, मतलब अलाउ कर देगा। ठीक है भैया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को अंदर आने दो, बाहर जाने दो, जो उसको करना है, जिस तरह से मेटाबॉलिज्म करना है करने दो। अब देखो आखिरी में क्या पढ़ा था हमने? ए जीन। अब बोलोगे मैम ये सब कहाँ बता रहे हो? जल्दी से एनसीईआरटी का डायग्राम
देखो या स्क्रीन पे देखो, ये मैंने बोला था ये तीनों क्या है तुम्हारे स्ट्रक्चरल जीन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने बोला था मोर स्पेसिफिकली कैटाबॉलिज्म के लिए, मतलब ब्रेकडाउन के लिए। तो Z क्या कर रहा है हमारा, यहाँ देखो अगले वाले इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है जो लैक्टोज मॉलिक्यूल को तोड़ रहा है, पर तोड़ने वो लैक्टोज मॉलिक्यूल कहाँ है, सेल के बाहर पड़ा हुआ है, तो उसका ब्रेक डाउन करना है। तो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना है उसको बाहर भेजना पड़ेगा कि भैया लैक्टोज पे काम करो। तो बाहर भेजने के लिए भी एक जो परमिएबिलिटी है उसको इंक्रीज करनी पड़ेगी। किसकी परमिएबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन की। किसका सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन। तो उसके लिए भी एक प्रोटीन चाहिए, उसके लिए भी एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम क्या है, परमेज। ये कौन कोड कर रहा है, तुम्हारा वाई वाला जीन। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो द ए जीन एनकोड ट्रांस एसिटाइलेज, अब ये क्या करेगा, ट्रांस एसिटाइलेशन करेगा। ठीक है, हेंस ऑल द 3 जीन प्रोडक्ट्स इन लैकोपेरोन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। मैंने बताया था कि जो लैकोपेरोन की खास बात क्या है कि उसमें एक है स्ट्रक्चरल जीन जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें आता है ZYA। तो Z क्या करेगा, तुम्हारा लैक्टोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन किस में करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। दोनों फाइनली मोनोमर है, बैक्टीरिया उसको एब्जॉर्ब कर लेगा डिफ्यूजन के थ्रू और उसे एटीपी जनरेट कर लेगा। एट द एंड मोटो तो एटीपी जनरेट करना है, और एटीपी जनरेट इजीली किससे होता है, बट ऑब्वियस मोनोमर से, सिंपलेस्ट फॉर्म से। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, कार्बोहाइड्रेट के 3 है, ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज। मतलब जो भी कुछ भी दे दो तुम, उसका फाइनल ब्रेकडाउन इन्हीं 3 मॉलिक्यूल में होना है। इन्हीं 3 मॉलिक्यूल से तुम ऑब्टेन कर सकते हो एनर्जी। ठीक, अच्छा, तो पर उसको दे दिया हमने लैक्टोज, नहीं भैया ग्लूकोज नहीं दे रहे तुमको, लैक्टोज दे रहे। अब लैक्टोज से एनर्जी ऑब्टेन करके बताओ, मतलब उसको तो पहले तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए। एंजाइम का नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। किसका, लैक्टोज का। किस में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। पर उसके लिए ये एंजाइम बाहर भी जाना चाहिए। तो बाहर जाने के लिए सेल मेम्ब्रेन की क्या करनी पड़ेगी, परमिएबिलिटी, मतलब अलाउ करना चाहिए सेल मेम्ब्रेन ने। अच्छा ठीक है, जाओ बाहर भैया, अपना एक्शन कमाल धमाल दिखा। तो ये परमिएबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो परमिएबिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम क्या है, परमीज, जो कौन कोड कर रहा है, तुम्हारा वाई जीन। अब ये जब सब हो गया तो ट्रांस एसिटाइलेशन भी करना है, तो इसके लिए कौन चाहिए, वापस एक जीन चाहिए जो कौन है, तुम्हारा ए जीन। हुआ क्लियर। तो ये तीनों किस में आते हैं, स्ट्रक्चरल जीन में, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम पढ़ेंगे कि ये ऑफ तो कैसे हो गया, पता है कि भैया इन तीनों को कंट्रोल तब, ये तीनों तब कोड होंगे, ये तुमने पढ़ रखा है कि ये तीनों तब कोड होंगे जब O वाली जगह खाली रहेगी, तो उस पर हमारा पॉलीमरेज आके जुड़ेगा और फिर हो जाएगा इसका क्या, ट्रांसक्रिप्शन, फिर हो जाएगा फर्दर ट्रांसलेशन, बन जाएंगे हमारे प्रोटीन एंजाइम्स बन जाएंगे। पर अगर O वाली जगह खाली नहीं रही, अगर ब्लॉक्ड रही, ब्लॉक्ड किससे रहेगी, एक रिप्रेसर से, जो खुद क्या है, एक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन, वो किसकी तरह काम कर रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है। तो प्रोटीन है मतलब पक्का ट्रांसलेशन से बना होगा, ट्रांसलेशन मतलब पक्का एमआरएनए निकला होगा ट्रांसक्रिप्शन से थ्रू। तो और ये एमआरएनए किसने बनाया, आई जीन ने। और ये आई जीन क्या है, रेगुलेटरी जीन, जो क्या कर रहा है, इस लैकोपेरोन ये काम ना करे इसलिए कंटिन्यूअसली ट्रांसक्राइब कर रहा है, एमआरएनए बना रहा है। एमआरएनए किसकी तरह काम कर रहा है, रिप्रेसर की तरह, और वो जाके कहां अटैच हो रहा है, ओ वाली जगह पे, ऑपरेटर वाली जगह पे। मतलब सीधा सा लॉजिक है, अगर इसको काम करवाना है तो इसको ब्लॉक करना बंद करवाना होगा, और अगर इसको काम नहीं करवाना है तो नॉर्मल में जैसे चल रहा है चलने दो। ठीक, अच्छा नॉर्मल में चल रहा है चलने दो, कब होगा, जब बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज रहेगा ऑप्शन में, वो बोलेगा काहे को मैं लैक्टोज के ऊपर जंप करूं, जब ऑलरेडी ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का ही काम करने लगूं। पर उसको अभी पता है कि ग्लूकोज आ रहा है, मुझे लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे ये लैक मेटाबॉलिज्म वाला जो एंजाइम है, जो लैकोपेरोन, उसको बंद रखना है। बंद रखना है मतलब कंटिन्यूअसली जो लैकोपेरोन का आई जीन है, रेगुलेटरी जीन है, इनहिबिटर जीन है, वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली एमआरएनए ट्रांसक्राइब करता रहेगा, जो बाद में रिप्रेसर की तरह बनेगा और वहां जाके अटैच हो जाएगा। हुआ क्लियर। पर जैसे ही देखो, जैसे ही सेल को पता चला कि अरे ग्लूकोज हो गया है खत्म, अब ऑप्शन क्या बचा है तुम्हारा, लैक्टोज, इसी का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। मतलब अब तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि जो O वाली जगह है, क्योंकि अब ये जो ब्लॉक कर रहा था, जहां पॉलीमरेज आके जुड़ता था, उसको हटाना पड़ेगा। तो ये जो ब्लॉक कर रहा है, मतलब इस ब्लॉक वाले जो रिप्रेसर है उसको रोकना पड़ेगा। मतलब मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ कि मेरे एमआरएनए या तो ट्रांसलेशन रोक लो या तो ट्रांसक्रिप्शन रोक लो, किसका, आई जीन का। इतना हुआ क्लियर। चलो आगे देखते हैं।
ओके अब देखो स्टेप्स कि कहानी शुरू कहां से हुई, शुरुआत से शुरू करेंगे। तो लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन, हेंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर। मतलब ऑन करना ऑफ करना ये भी कौन डिसाइड करेगा? खुद लैक्टोज ही डिसाइड करेगा। सोचो जिसको हमें डाइजेस्ट करना है वो खुद ही किसकी तरह काम कर रहा है कि मैं ही डिसाइड करूंगा कि लैक ओपेरॉन चलेगा कि बंद रहेगा। अब बोलोगे मैम ये तब पूरी कहानी चेंज हो गई। अभी तक आपने बोला थोड़ा थोड़ा हमें ये समझ में आ गया कि अगर देखो, अगर आपने ये बोला कि सपोज करो ये बैक्टीरिया का सेल है, अगर उसके पास ग्लूकोज है ऑप्शन में और साथ में लैक्टोज है ऑप्शन में, ठीक है, दोनों ऑप्शन में दिए, मैंने तो बोल रही हूँ, ठीक है, दोनों दिए हुए हैं, तो वो बोलेगा जब सिंपल है डाइजेस्ट करने के लिए तो इसकी जरूरत नहीं है। मतलब इसकी जरूरत नहीं, मतलब मेरे जो इस बैक्टीरिया का जो ये तुम्हारा न्यूक्लियोइड रीजन है, जो इसका हमारा लूजली पैक्ड यूक्रोमैटिन है। अब याद करो ये तो सिर्फ सारी कहानी यूक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन वाली तो किस में होती है? यूकैरियोट्स में होती है। तो चलो इसमें जो इसका जो डीएनए है उसमें जो पर्टिकुलर जिस जगह लैक ओपेरॉन है वो क्या हो रहा है? वो पूरे टाइम बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि सिंस लैक ओपेरॉन क्या करता है? लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म, पर इसको तो लैक्टोज चाहिए ही नहीं। वो बोल रहा है जब सिंपल तरीका तो मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके में क्यों जाऊं? जब पकी पकाई रोटी मिल रही तो क्यों रोटी बनाऊं और खाऊं? रोटियां खा लेता हूं, मतलब सिंपल सिंपल ग्लूकोज ही ले लेता हूं। तो उसको लैक्टोज का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं कराना, मतलब इस बैक्टीरिया के अंदर लैक ओपेरॉन तो बंद रहेगा। मतलब कंटिन्यूअसली लैक ओपेरॉन में जो स्ट्रक्चरल जीन है वो बंद रहेंगे, पर जो तुम्हारा रेगुलेटरी जीन है जिसका नाम आई जीन है, ये कंटिन्यूस क्या करता रहेगा? एमआरएनए बनाता रहेगा, और यही एमआरएनए रिप्रेसर बनाता रहेगा, और रिप्रेसर मॉलिक्यूल इसी लैक ओपेरॉन के पहले जो ऑपरेटर वाली जगह है वहां अटैच होते रहेगा, और तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन जो ZYA है उसको रोकता रहेगा ट्रांसक्राइब होने से। ठीक, अब बताओ, अब कहानी ट्विस्ट हो गई, और ट्विस्ट ये हुई कि ग्लूकोज हो गया पिक्चर से बाहर। ठीक है, अब बोले, अब ये बैक्टीरिया क्या बोलेगा? अब तो कोई ऑप्शन नहीं, ओ नो, अब तो सिर्फ लैक्टोज ही खाना पड़ेगा। अब खाना पड़ेगा मतलब इसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करवाना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करवाना पड़ेगा मतलब जो ये वाला जो पिक्चर है इसमें देखो कि ये वाला रिप्रेसर लगा उसको हटाना पड़ेगा। तो मैं ये बोल रही हूं उसको हटाने के लिए भी लैक्टोज ही काम करेगा। अब देखो कितना अजीब सा साउंड कर रहा है कि लैक्टोज नहीं बंद कराना है तो ठीक है, आई जीन अपना काम करता रहेगा, पर इस लैक ओपेरॉन का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करवाना है, उसके लिए भी इसको रोकने के लिए लैक्टोज मॉलिक्यूल आएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो देखो जरा, अगर ध्यान से देखोगे, आई ने अभी भी क्या बनाया? एमआरएनए बनाया, ट्रांसक्राइब कंटिन्यूसली हो रहा है। ठीक है, हो गया। अब वो क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है? जल्दी बताओ। रिप्रेसर में कन्वर्ट हो रहा है। वही रिप्रेसर जाके कहां जुड़ना चाहिए? ओ में जुड़ना चाहिए। पर अब पिक्चर में कौन आ गया? लैक्टोज, खुद ही लैक्टोज आ गया। उसने बोला मैं ये जो प्रोसेस है इसको क्या कर दूंगा? रोक दूंगा। कौन सी प्रोसेस? रिप्रेसर की फॉर्मेशन वाली प्रोसेस को रोक दूंगा, क्योंकि रिप्रेसर जाएगा ऑपरेटर वाली जगह जुड़ेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर उसको जुड़ने नहीं देगा, और पूरा स्ट्रक्चरल जीन ऑफ हो जाएगा। पर ऑफ नहीं करना, क्योंकि अब इस बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज नहीं है, इल्ले खत्म हो चुका है, अब इसको लैक्टोज ही खाना पड़ेगा। तो लैक्टोज बोलेगा मैं ही प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, मुझे मेरा ही ब्रेकडाउन करना ना, चलो मैं ही आता हूं, मैं ही क्या करता हूं, ये जो रिप्रेसर है उसके बीच में घुस जाता हूं और उसको अब इस ऑपरेटर से जुड़ने नहीं दूंगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है, वो स्विच ऑन हो जाएगा और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यहां जुड़ जाएगा और ZYA ट्रांसक्राइब हो जाएगा, और फिर मेरा ही ब्रेकडाउन होगा, मेरा ही ट्रांसएसाटाइलेशन होगा, और परमिएज की मदद से बीटा गैलेक्टोसाइडेज आएगा और ब्रेकडाउन होगा। सोचो मैं क्या बोल रही हूं, मतलब जिसका एक्चुअल में जिसका ब्रेकडाउन करवाना है वो खुद ये प्रोसेस ब्रेकडाउन कराने के लिए आ रहा है, और जो ये प्रोसेस कराने के लिए रोकवा रहा था, जिसको मैं रिप्रेसर बोल रही थी इतनी देर से, वो उसको रोक रहा है। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो ऑपरेटर में जो ब्लॉकिंग कर रहा था, ब्लॉकिंग कौन कर रहा था ऑपरेटर में? एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो रिप्रेसर को रोक दे, देखो कितना अजीब साउंड कर रहा है, रोकने वाले को रोक दे, है ना। मतलब इंड्यूसर क्या हुआ? एक ऐसा मॉलिक्यूल है, इंड्यूसर खुद एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो उसको रोक रहा है, जो किसी एक और प्रोसेस को रोक रहा था, तो उसको मैंने क्या बोला? इंड्यूसर। और लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर क्या कौन है? हमारा कोई और नहीं बल्कि कौन है? खुद लैक्टोज है।
मतलब लैक्टोज क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो ये प्रोसेस है लैक ओपेरॉन की स्विच ऑन वाली प्रोसेस है, उसको जो रोकने वाला मॉलिक्यूल है जिसका नाम रिप्रेसर है, उसको रोक रहा है। तो ये लाइन याद रखना, लैक्टोज किसकी तरह काम कर रहा है, एक रोकने वाले को रोक रहा है, ठीक है। मतलब रोकने वाला कौन है, रिप्रेसर है। रिप्रेसर कहां से बना, वापस रिप्रेसर कहां से बना, जल्दी देखो, वो बना है एमआरएनए से। एमआरएनए किसने बनाया, उसी लैक ओपेरॉन का जो आई है उसने बनाया। आई स्टैंड फॉर इनिबिटर, क्या है वो, एक रेगुलेटरी जीन है जो क्या कर रहा है, रिप्रेसर को बना रहा है। रिप्रेसर जाके कहां अटैच हो रहा है, ऑपरेटर वाले साइड पर। उस वजह से ये पूरा का पूरा जीन स्विच ऑफ हो गया। अब मैं पूरा जीन बोल सकती हूँ क्या स्विच ऑफ हुआ, नहीं, पार्शियल जीन स्विच ऑफ हुआ है क्योंकि इसका रेगुलेटरी जीन तो काम कर रहा है। ये वाला जो स्ट्रक्चरल जीन है वो ऑफ हो गया, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ इस जीन को, स्ट्रक्चरल जीन को जो ऑफ करने वाला रिप्रेसर है उसको मुझे ऑफ करना है, तो मुझे पिक्चर में कौन लाना पड़ेगा, खुद लैक्टोज लाना पड़ेगा, जो सबस्ट्रेट था इस ZYA के लिए, ठीक। तो देखो वही पहली लाइन बोली गई है, लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सबस्ट्रेट तो है ही क्योंकि उसी का तो ब्रेक डाउन कर रहा है, कौन सा एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। किस में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। पर वो किसकी तरह काम कर रहा है, रोकने वाले को रोक रहा है। एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन, ऑन एंड ऑफ हो रहा है। देखो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये क्या लिखा था मैंने, स्विच ऑन, ये क्या कर रहा है, स्विच ऑफ, ठीक है, हुआ क्लियर। तो देखो ठीक है, हेंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर। तो इंड्यूसर बेसिकली क्या हुआ, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो रोकने वाले को रोक रहा है, ठीक, हुआ क्लियर। अब आगे देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रिफर्ड कार्बन सोर्स, अभी तक कौन था, सिंपल कार्बन सोर्स था जिसका नाम था ग्लूकोज। अब ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो वो पूरी कहानी किस में शिफ्ट हो गई, बट ऑब्वियस अब बैक्टीरिया के पास लैक्टोज ही है, उसी को खाना पड़ेगा। तो देखो, इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रिफर्ड कार्बन मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज, इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम, याद रखना लैक्टोज होना चाहिए। अब बोलोगे मैम ग्लूकोज नहीं दे रहे, लैक्टोज भी नहीं दे रहे, अब क्या करोगे, अब वो पूरा हो सकता है इस जगह अब लैक ओपेरॉन ना काम करे, जो भी मॉलिक्यूल मिल रहा है वो वाला ओपेरॉन काम करने लगेगा। पर अगर ग्लूकोज नहीं मिल रहा है और लैक्टोज भी नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि लैक ओपेरॉन स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो गया पर लैक्टोज सबस्ट्रेट ही नहीं तो वो डाइजेस्ट किसको करेगा, ठीक। तो देखो ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज प्रेजेंट है, तब क्या होगा, of the bacteria the lactose is transported into the cell through the action of permease। कहानी कहां से शुरू हुई, देखो जरा वापस, ये रहा तुम्हारा बैक्टीरिया है ना, अभी बेचारा उदास बैक्टीरिया है, ठीक है, उदास बैक्टीरिया बना देते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, इसका ग्लूकोज खत्म हो गया, अब इसने बोला मेरे को तो सिर्फ लैक्टोज दे रहे, अब ये इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस लैक्टोज को किसके अंदर, उसको अंदर लेके आना पड़ेगा, अपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या, परमिएबिलिटी। और कौन सा एंजाइम है जो परमिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, परमिएस। स्पेसिफिकली कौन से मॉलिक्यूल की परमिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लैक्टोज मॉलिक्यूल की। अच्छा ये बताओ मुझे, ये परमिएस कौन कोड करता है, मतलब ये जो परमिएस वाला एंजाइम है वो कौन बनाता है, अगर याद होगा तो ये बनाता है तुम्हारा वाई जीन। यहाँ देखो ये वाई जीन क्या करता है, परमिएस करता है। मतलब इसका सीधा सा लॉजिक है कि अगर मैं एक बैक्टीरिया में बोल रही हूँ, उसका डीएनए है, तो पूरे टाइम मेजॉरिटी लैक ओपेरॉन बंद रहता है, पर बहुत कम क्वांटिटी में लैक ओपेरॉन ऑन भी रहता होगा। जब ऑन रहता है, अगर मैंने बोला ये स्विच ऑन कंडीशन है, ठीक है, ये हुई स्विच ऑन कंडीशन और ये हुई स्विच ऑफ कंडीशन, ठीक है। ऑफ तो तुम्हें पता है क्योंकि वो ऑपरेटर वाली साइड ब्लॉक हो गई। अब मैं बोल रही हूं कि जब ये वाली कंडीशन आ रही है कि जब अब इस बैक्टीरिया को लगा कि ग्लूकोज नहीं है, मतलब उसको लैक्टोज को अपने अंदर लाना पड़ेगा, फिर उसका ब्रेक डाउन होगा, फिर ट्रांस एसाइटाइलेशन होगा और फिर बाकी की प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले उसको उस लैक्टोज को अंदर लाना पड़ेगा। लैक्टोज अंदर कहां से आएगा, ये जो प्रेजेंट है क्या, सेल मेम्ब्रेन से अंदर आएगा। सेल मेम्ब्रेन मतलब कैसी है वो, सेमी परमिएबल। तो परमिएबल क्यों है, क्योंकि वहां पे एक एंजाइम लगता है जिसका नाम क्या है, परमिएस। परमिएस कौन कोड करता है, इसी लैक ओपेरॉन में जो वाई वाला जीन है वो कोड करता है। मतलब अगर लैक्टोज को अंदर लेके भी आना है, मतलब परमिएस बनते रहना चाहिए पूरे टाइम, करेक्ट। परमिएस बनते रहना चाहिए मतलब वाई जीन ऑन होना चाहिए। पर क्या अकेला वाई जीन ऑन होगा, नहीं, इकट्ठे पूरे ZYA ऑन होंगे, करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही। अब ZYA ऑन तब होंगे जब ऑपरेटर वाली जगह पे रिप्रेसर ना लगा हो, करेक्ट, हाँ करेक्ट। और जब ऑपरेटर वाली जगह पे रिप्रेसर नहीं लगा होगा तो इसका पूरा ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा, तो तुम्हारा परमिएस बनता रहेगा। मतलब बात समझो, नॉर्मल में जब ग्लूकोज था बैक्टीरिया के पास और लैक्टोज भी था,
तो उस टाइम भी भले वो मेजर सोर्स अपना किसको ले रहा था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ले रहा था, ठीक है, पर कुछ अमाउंट में, बहुत जरा सी अमाउंट में लैक ओपेरॉन को भी ऑन रखा था। क्यों ऑन रखा था? क्योंकि वो अज्यूम करके चल रहा था अगर ग्लूकोज खत्म हो गया तो मेरे को बड़े अमाउंट में लैक ओपेरॉन को ही एक्टिव रखना पड़ेगा। सिंस बिग अमाउंट में लैक ओपेरॉन को एक्टिव रखने के लिए मतलब उस जीन को स्विच ऑन करना पड़ेगा। समझो बात को, मैं वापस बोल रही, ध्यान से सुनो। बैक्टीरिया के पास जब 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 क्या था, ग्लूकोज भी था और लैक्टोज भी था, ठीक है, तो वो भले मेजर सोर्स एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ग्लूकोज को टारगेट कर रहा था, पर छोटे अमाउंट में लैक्टोज मतलब लैक ओपेरॉन को भी स्विच ऑन रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि ये बैक्टीरिया ने मान के चला था कि अगर बुरे दिन आ गए तो मुझे ग्लूकोज से पूरा शिफ्टिंग किस पे करनी पड़ेगी, लैक्टोज पे करनी पड़ेगी एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, और अगर पूरी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी तो मुझे बिग अमाउंट में लैक ओपेरॉन को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए मुझे वो जो ऑपरेटर वाली साइट है, यहाँ पे जो रिप्रेसर जुड़ा हुआ है उसको हटाना पड़ेगा। रिप्रेसर को हटाने के लिए मतलब रोकने, इस प्रोसेस को रोकने वाले को रोकने के लिए मुझे लैक्टोज को जो अभी भले बाहर पड़ा हुआ है, भले मैं यूज नहीं कर रहा हूं, उसको अंदर लेके आना पड़ेगा और फिर वो बिग अमाउंट में लैक ओपेरॉन को स्टार्ट करवाएगा, ठीक है, मतलब रिप्रेसर की तरह काम करेगा। पर इस लैक्टोज को अंदर लाने के लिए भी परमिएबल, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसमें परमिएस एंजाइम का होना इंपॉर्टेंट है, तभी तो वो लैक्टोज को अलाउ करेगा। मतलब पूरे टाइम जब ये प्रोसेस हो रही थी तो कुछ ट्रेस अमाउंट में क्या चल रहा था, लैक ओपेरॉन ऑन रहता है, ताकि लैक्टोज जब बुरे दिन आ जाए तो लैक्टोज अंदर आ जाए और फिर बल्क में सिर्फ लैक ओपेरॉन ही काम करे। देखो जरा क्या लाइन लिखी है, इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रेफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, ठीक है, इफ lactose is provided in the growth medium of a bacteria, the lactose is transported into the cell through action of permease। और permease कहाँ है, तुम्हारा लैक ओपेरॉन में है, Y वाला जीन, ठीक है। Remember, क्या remember? A very low level of expression of lac operon has to be present in cell all the time। क्यों? अब ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन मार्क करो इसको असर्शन ऑब्लिक रीजन में। क्यों? क्योंकि असर्शन रीजनिंग में आ सकता है। अगर सब्जेक्टिव पेपर हुआ तो तुम्हारा सब्जेक्टिव रीजनिंग वाले क्वेश्चन में जाएगा, सेक्शन बी का क्वेश्चन बनेगा, 1.5 मार्क तक का इसका क्वेश्चन आंसर जाएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव हुआ, एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो असर्शन रीजन का तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और अगर मल्टीपल चॉइस हुआ तो वो बहुत सारा नहीं होता, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट, अलग अलग कॉम्बिनेशन, तो उसमें जाएगा। तो याद रखना है अपन को कि बैक्टीरिया बुरे दिनों की भी कल्पना किए बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बोल सकते हैं। तो उसने सोचा कि जब बुरे दिन आएंगे मुझे ग्लूकोज से लैक्टोज में शिफ्ट होना पड़ेगा, तो बड़े अमाउंट में लैक ओपेरॉन को ऑन करना पड़ेगा, मतलब बड़ा एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए लैक्टोज को अंदर आना पड़ेगा, सेल के अंदर आना पड़ेगा, है ना, और फिर क्या करना पड़ेगा, रिप्रेसर को रोकना पड़ेगा, फिर जाके मेरा लैक ZYA जो जीन है वो तीनों काम करने लगेंगे। पर उस चीज के लिए सबसे पहली स्टेप थी कि लैक जो लैक्टोज है वो सेल के अंदर आना चाहिए। तो सेल के अंदर आना चाहिए मतलब सेल क्या होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए लैक्टोज के लिए, मतलब अंदर आना अलाउ करना चाहिए। इसलिए उसने बोला जान दो, भले अभी मैं ग्लूकोज पे फोकस कर रहा हूं पर ज्यादा थोड़े एक्सप्रेशन किसका ऑन रखूंगा, मेरे लैक ओपेरॉन का, ताकि परमिएज निकलता रहे, बनता रहे और लैक्टोज अंदर आता रहे। और जब बुरे दिन एक्चुअल में आए तो लैक्टोज अंदर आए और मैं पूरा अपना फूड जो एनर्जी सोर्स है वो ग्लूकोज से इजीली किस पे शिफ्ट कर लूं, लैक्टोज पे। हुआ इतना क्लियर? चलो आगे देखते हैं। तो देखो आगे क्या बोल रहे हैं, द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज ऑल द टाइम कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब पूरे टाइम बनता रहता है। तो मैंने पहले ही बताया था, पूरे टाइम जो आई वाला जीन है वो क्या करता रहता है, ट्रांसक्रिप्शन चलता रहता है, तुम्हारा mRNA बनाता रहता है, mRNA से क्या बनता है, रिप्रेसर बनता रहता है। रिप्रेसर क्या करता है, जो ऑपरेटर वाली साइट है उसको ब्लॉक करता रहता है। देखो फ्रॉम द आई जीन, लो द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट RNA पॉलीमरेज टू अटैच। पूरा नाम क्या है इस पॉलीमरेज का, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। मतलब ये पैरा क्या बता रहा है कि स्विच ऑफ कैसे रखते हैं ओपेरॉन को, मतलब लैक ओपेरॉन को स्विच ऑफ रखने का तरीका है। चलो अब देख लेते हैं ऑन रखने का तरीका, वैसे भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर,
इंड्यूसर कौन था, जल्दी बताओ? लैक्टोज। मतलब जैसे ही बैक्टीरिया को पता चला अरे भैया ग्लूकोज खत्म हो गया है, अब लैक्टोज को यूज करना पड़ेगा एनर्जी के लिए, तो लैक्टोज आ गया अंदर। किसके अंदर? बैक्टीरिया सेल के अंदर। किसकी मदद से? परमिएस की मदद से। आप वो बोलोगे मैम परमिएस तो पर स्विच ऑन करने पे आएगा ना। वापस याद करो, थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कुछ अमाउंट ऑफ लैकोपेरॉन हमेशा ऑन रहता है, उसी की वजह से जो मतलब तुम्हारा परमिएस है, जो वाई वाला जीन है, वो ट्रांसक्राइब होता है और तुम्हारा परमिएस बनता रहता है। तो परमिएस ने अब परमिएस ने क्या किया? इस लैक्टोज को अंदर लेके आ गया। अब लैक्टोज कहाँ घूम रहा है? अंदर घूम रहा है साइटोप्लाज्म में। अब वहां से वो गया किसकी तरह एक्ट करेगा? वो रोकने वाले को रोकेगा। मैं रोकने वाला कौन था? रिप्रेसर। रिप्रेसर को रोकेगा तो वो खुद क्या बन गया? इंड्यूसर। क्या लिखा है? इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर सच एज लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड। रिप्रेसर खुद ओपेरॉन को इनएक्टिव कर रहा था, बोल रहा था स्विच ऑफ रखूंगा, पर अब वो स्विच ऑफ जो कर रहा था, रोकने वाले को रोक रहा था, ठीक है, इनएक्टिव कर दिया बाय इंटरैक्शन विद द इंड्यूसर। ठीक, दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज। अब लो, और जब रिप्रेसर जुड़ा ही नहीं ओ वाली जगह पे, ऑपरेटर वाली साइड पे ही जुड़ा नहीं, तो अब क्या हो गया? ऑपरेटर वाली साइड हो गई खाली। अब सिंस ऑपरेटर वाली साइड हो गई खाली, वहां के कौन अटैच हो गया? तुम्हारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और उसने बोला जो सामने लिखा है ZYA जीन, चलो उसको क्या करते हैं? ट्रांसक्राइब करते हैं। क्या बनाते हैं? एमआरएनए बनाते हैं, लैक एमआरएनए। फिर वो क्या करेगा? वो बट ऑब्वियस ट्रांसक्राइब करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसाइटिलेज। देखो, this allow RNA polymerase SS to the promoter and transcription proceed। हुआ क्लियर? अच्छा, अगर ये तुम्हारा लैकोपेरॉन जनरली 3 मार्क्स में आता है और पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं, तो अपन को एक तो डायग्राम बना के आना है एग्जाम में, साथ में जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, अब तुम चाहो तो उसको मतलब फ्लो चार्ट में बनाते चलो, पर हर चीज मेंशन जरूर करना, ठीक है। लैकोपेरॉन वापस फिक्स क्वेश्चन है तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में, कम से कम बोल रही हूं मैं, मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन तो तुमको लैकोपेरॉन पे मिलेंगे। और जो थोड़े हाई लेवल के एग्जाम्स रहती है, जैसे एम्स हो गई, अब तो खैर वो नीट में ही आ गई, तो ये जितनी भी एग्जाम्स है तो उसमें लैकोपेरॉन उनका फेवरेट है, क्योंकि बहुत लॉजिकल है ना कि अगर ये ऑन रहा तो ये ऑफ रहेगा, तो बताओ ये कब होगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, तो वो ज्यादा तुम्हारे लॉजिकल डेवलपिंग वाले सेक्शन में जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। क्यों नेगेटिव रेगुलेशन? क्योंकि वो प्रोसेस को होने से रोक रहा है, ऑपरेटर वाली साइड पे ब्लॉक कर रहा है। कौन ब्लॉक कर रहा है? एक रिप्रेसर ब्लॉक कर रहा है, और रिप्रेसर कंटिन्यूस बनता जा रहा है, पर जब उस लैकोपेरॉन को बनना शुरू करना है, मतलब स्विच ऑन करवाना है, तो हम रोकने वाले को रोक रहे हैं, किससे? इंड्यूसर से ऐड करवा के। तो ये किस टाइप का मैकेनिज्म हुआ या रेगुलेशन हुआ? नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब हेंस इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज, अब लैक्टोज ही नहीं, अब क्या करेंगे? देखो, अराउंड देम टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी सोर्स, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मैंने वही बोला, पहला कंडीशन है ग्लूकोज भी है लैक्टोज भी है, बट ऑब्वियस वो ग्लूकोज ही लेगा फॉर एनर्जी, पर कुछ अमाउंट में लैकोपेरॉन ट्रेसेस में शुरू रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया अज्यूम करके चल रहा है अगर बुरे दिन आ गए तो, ठीक। अब ग्लूकोज पिक्चर से हट गया तो उसने बोला चलो लैक्टोज तो है, अब क्या करते हैं? लैकोपेरॉन ट्रिगर करवाते, शुरू करवाते, बड़े लेवल पे एक्सप्रेशन कराते हैं। तो जो छोटे लेवल पे एक्सप्रेशन हो रहा था, स्पेसिफिकली जो परमिएस का एक्सप्रेशन हो रहा था, उससे लैक्टोज अंदर आ गया, और फिर बाकी पूरा लैक्टोज अंदर आके इंड्यूसर की तरह काम कर गया, रिप्रेसर को रोक दिया, रिप्रेसर रुक गया तो ऑपरेटर पे जाके अटैच नहीं हुआ, ऑपरेटर पे अटैच नहीं हुआ तो ये जो जीन है लैकोपेरॉन जीन स्विच ऑन हो गया, मतलब नॉर्मल में स्विच ऑफ था, ट्रेसेस अमाउंट में स्विच ऑन था। सुन लो क्या बोल रही हूँ, जब ग्लूकोज है और लैक्टोज है तो बड़े अमाउंट में लैकोपेरॉन बंद ही है, पर थोड़ा सा एक्सप्रेशन चल रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया बुरे दिन की तैयारी करके बैठा है, ऐसा याद रख लो, ठीक है। फिर जब ग्लूकोज पिक्चर से हट गया और लैक्टोज है मीडियम में, तो बैक्टीरिया ने बोला लो आ गए बुरे दिन, अब किस पे शिफ्ट हो जाओ? लैक्टोज पे शिफ्ट हो जाओ, लैक्टोज से एनर्जी निकालो, तो एनर्जी निकालो तो लैक्टोज का ब्रेक डाउन करना है, पर इसलिए उसने जो पहले से किया था उसका परमिएस से वो चीजें हो गई। अब मैं बोल रही हूँ कि मीडियम में लैक्टोज ही नहीं है, अब वो बेचारे उसने बुरे दिन की तैयारी की थी पर मीडियम में लैक्टोज ही नहीं, तो वो एनर्जी अब क्या यूज करेगा? तो इस केस में वापस ऑन नहीं होगा, स्विच ऑफ ही रहेगा, क्योंकि बाहर जो लैक्टोज का कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो वो अगर स्विच ऑन भी कर दिया पर सबस्ट्रेट ही नहीं है,
ठीक, तो ये पैरा वही बोलता है। Therefore, in simple term, it is a metabolic, physiological or environmental condition that regulate the expression of gene. Metabolic क्यों? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म पे डिपेंडेंट है। फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल क्यों? क्योंकि अगर एनवायरमेंट में, अब इसका बैक्टीरिया का एनवायरमेंट मतलब मीडियम जहां वो है, अगर एनवायरमेंट में लैक्टोज हुआ ही नहीं, अच्छा सपोज करो लैक्टोज है ही नहीं बिल्कुल भी, तो क्या ट्रेस अमाउंट में भी लैकोपेरॉन काम करेगा? नहीं करेगा। तो लैक्टोज का होना इंपॉर्टेंट है अगर लैकोपेरॉन को काम करवाना है, वो भी थोड़े अमाउंट में पहले से होना इंपॉर्टेंट है जब ग्लूकोज भी था। ठीक हुआ क्लियर? तो यहाँ पे तुम्हारा ये वापस वही पिक्चर हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या खत्म होता है? लैकोपेरॉन मतलब रेगुलेशन एंड इट्स एक्सप्रेशन अलग अलग लेवल पे। यूकैरियोट्स पे हमने पढ़ लिया 4 लेवल पे होता है, प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ लिया कि ट्रांसक्रिप्शन में ज्यादा होता है, और मोर स्पेसिफिकली लैकोपेरॉन का एग्जाम्पल लेके इन डिटेल पढ़ लिया है। तो यहाँ पे तुम्हारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन टॉपिक होता है खत्म। क्या करोगे? वेबसाइट पे जाओगे, कैसे? गूगल पे टाइप करो www.magnetbrains.com, जैसे एंटर दबाओगे ये होम पेज आएगा। अपनी क्लास सिलेक्ट करो, सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। अब मेरा पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, जो जो है सारी चीजें पढ़ लो क्योंकि अच्छा स्कोर करना है। और चैप्टर्स यहाँ रखे हुए हैं तो चैप्टर सिलेक्ट करना है, मतलब अपलोडेड है, सिलेक्ट करना है, सुनना शुरू करना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक टेक केयर, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहो।